So when did you decide कि you want to be a pediatrician and on top neonatologist? मैं ये देखती थी कि वहाँ के जो डॉक्टर्स होते थे ना वो सबसे खुश रहते थे। आपकी डॉक्टर के अलावा एक गार्जियन एंजल होता है जिसके हाथ में आपका बच्चा कई बार माँ के पास जाने से पहले ही जाता है। मदर की, और मैं मदर्स को ही बोलती हूँ कि आपको चाहे खुशी भी हो बेबी होने की, बट एक तरीके से आपकी बॉडी, आपके माइंड में, आपकी पूरी लाइफ में अर्थक्वेक आ गया है। किसी की लाइफ में इतना अर्थक्वेक नहीं आता जितनी मदर की लाइफ में आता है। मदर्स को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करे जाते हैं खाने पीने में, कि ये सोचा जाता है कि मदर के कुछ खाने से पीलिया हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। पहली सांस, पहली क्राई कई बार उस डॉक्टर के हाथ में होती है। It's beautiful to imagine that the baby opens his or her eyes for the first time. A whole new life waiting right in front of them. You are there to witness it. In fact, even the mother is not there to witness it. एक बार once baby is delivered and when the baby is handed inside, so where is the baby kept? Things जैसे ही बेबी पैदा होता है, एक पहले चीज़ तो इन दिनों हम लोग कॉर्ड क्लैंपिंग डिले करते हैं। हम थोड़ा सा जो बेबी को प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई और मिल सकता है हम उसको मिलने देते हैं। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की कि बेबी के बाद घर का पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम हैज़ टू चेंज, not only as, now I'm saying as a father, not only as per baby but as a combo of mother and baby. मैं तो बेबी की डॉक्टर हूँ ना, क्यों? अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग से स्ट्रेस हो रही है, इट डजंट मैटर एज मच एज द मदर्स हेल्थ मैटर। क्यों? अगर मदर को किसी चीज़ से आराम मिलता है इतने बड़े कोलाहल में, वो कर चीज़ कर लेनी चाहिए। कई बार बच्चे को जुकाम हो गया, खांसी लग गई, पॉटी आ रही है, बार बार नहीं आ रही है, कई बार मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो लेस देन 3 मंथ्स में यहाँ तक कि पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हम कौन सी दवाएं लें। इफ अ मदर इज सिटिंग और डीवीटी के साथ बाहर बैठी है तो फिर मेरी टीम को अलर्ट है कि नहीं, शी हैज टू बी सीन फर्स्ट, नो मैटर उससे पहले भी 5 पेशेंट हैं, बिकॉज द बेबी इज ऑल्सो वेटिंग। हॉस्पिटल में जब भी आप किसी मरीज के साथ घुसते हैं तो एक डर रहता है और कहीं ना कहीं हम इससे भी तैयार रहते हैं कि कुछ तो कॉम्प्लिकेशन होगी, क्या होगा, क्या देखा जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन है जब पूरा परिवार अस्पताल में बिना किसी डर के एक खुशी का इंतजार कर रहा होता है और एक आवाज आती है, बधाई हो, हेल्दी बेबी हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब एक परिवार में एक नया बच्चा आता है और पूरा परिवार उस खुशी के लिए वेट कर रहा होता है। वो समय याद करिए जब आप एज ए फैमिली मेंबर या एज ए माँ बाप उस डिलीवरी रूम के बाहर खड़े थे। उस रूम के अंदर आपकी डॉक्टर के अलावा एक गार्जियन एंजल होता है जिससे कई लोग शायद पहले नहीं मिले होते हैं, जिसके हाथ में आपका बच्चा कई बार माँ के पास जाने से पहले ही जाता है, जो उस बच्चे का ख्याल रखते हैं। पहली सांस, पहली क्राई कई बार उस डॉक्टर के हाथ में होती है और तब वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और बताया जाता है बच्चा हेल्दी है। जब वो डॉक्टर पहली बार आपसे मिलता है तो कई लोग शायद उसको जानते हैं और कई बार लोगों के लिए उस डॉक्टर से उसकी मुलाकात पहली होती है, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर और आगे आने वाले कुछ सालों में वो आपकी लाइफ सबसे बड़ी लाइफ लाइन बन जाता है। आपके बच्चे को छोटी सी चीज हुई, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और एक बार उसने फोन पे बोल दिया कि कोई नहीं, सब ठीक है, तो शायद कितना बड़ा आराम आता है आपको और उस माँ को जिसको समझ में नहीं आ रहा था उसके बच्चे को क्या हो गया। जी हाँ, आज डॉक टॉक शो में कि बहुत स्पेशल शो में, क्योंकि मेरे लिए भी, मैंने पहले बताया था, मेरे लिए वेरी स्पेशल, आई बीन अ फादर लेटली। कुछ बहुत पर्सनल जर्नी शेयर करूंगा विद माय पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मेघा कंसल। मेघा मैम, वेरी वेलकम। और थैंक यू, ये जैसे मैंने बताया, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर लास्ट 2 years व्हाट वी हैव बीन थ्रू। और सो लेट्स start with by you introducing what you do. So thank you, Dr. Manchu, for having me here, and thank you to the mother of your baby because we converse almost every single week, and it's always so nice to talk to her. So my name is Dr. Megha Kansal, and I'm a neonatologist, which is a newborn specialist. I have done my pediatrics, so which is child specialization. So basically मैंने बच्चे देखे हैं, बच्चों के लिए मैंने स्पेशलाइज किया है, और उसके आगे मैंने किया है नवजात शिशु का स्पेशलाइजेशन। तो जितने भी बेबीज़ को प्रॉब्लम्स होती हैं और जिन जिन बच्चों को आईसीयू में जाना होता है, कुछ स्पेशलाइज केयर चाहिए होती है, मैं उनको देख रही होती हूँ जब मैं एनआईसीयू में होती हूँ, न्यूबॉर्न आईसीयू।
तो मेरे लिए भी आपने जैसे बोला बहुत स्पेशल होता है, बिकॉज ये लिटरली एक जर्नी होती है जो आप हर फैमिली के साथ, बच्चे से ज़्यादा आप फैमिली के साथ ले रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को अब आपको पता चल गया है 2 साल में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फैमिली को बच्चों को देख के ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम। दिक्कत तो उस चीज़ को उनके साथ हैंडल करना एज इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, एंड आई एम वेरी 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 फॉर्चुनेट टू हैव दैट So काइंड ऑफ now मैं when I was in my school I was very clear मुझे surgeon बनना है. So when did you and when we go into medical college we get to see so many branches are there. So when did you decide कि you want to be a pediatrician and on top neonatologist? That's a very interesting question. So let me tell you, I didn't want to be a pediatrician. Okay. I didn't have मेरे आसपास इर्द गिर्द कोई ऐसे बच्चे नहीं रहे थे कि मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगे. जैसे सबको लगते हैं बच्चे अच्छे ही लगते थे, बुरे तो लगते नहीं थे, बट ऐसे कोई स्पेसिफिक मेरे को बहुत चाह नहीं थी. फिर मैं आई फाइनल ईयर में, आपको पता ही है फाइनल ईयर में एमबीबीएस में आप सर्जरी देखते हो, अब उस टाइम पे आपका सर्जन बनने का तो और भी दृढ़ हो गया होगा, हाँ. है ना, संकल्प. हाँ. मैं थी अच्छी मेडिसिन में. Okay. I was very good. I was one of the toppers in medicine in my batch, and I loved medicine. और जब मैं रोटेट करती थी, मुझे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी वाले जो केसेस होते थे और जो कार्डियक वाले केसेस होते थे, जो हार्ट प्रॉब्लम्स वाले केसेस थे, मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगते थे. बट जब मैं पीडियाट्रिक्स के उसमें गई, जब मैं वार्ड में गई, तो मैं ये देखती थी, और अब बुरा नहीं मानेंगे मानेंगे ना आप ना कोई डॉक्टर्स यहाँ इस ऑडियंस में, मैं ये देखती थी कि वहाँ के जो डॉक्टर्स होते थे ना, वो सबसे खुश रहते थे, Agree. ऑलवेज खुश रहते थे. जबकि बच्चों को हैंडल करना, और बच्चों के स्पेशली अगर वो बीमार हैं उनको हैंडल करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि बच्चे तो कुछ बोलते नहीं है. बट उसके बावजूद एक अलग सी ज़ील, एक अलग सा पैशन और एक अलग सी खुशी दिखती थी मुझे उनके चेहरों पे. I agree. If I recall my BHU time in rotation, तो शायद मैं अब इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ. बट सबसे ज्यादा हैप्पी वार्ड, नॉट इन टर्म्स ऑफ बीइंग किड्स अराउंड, सबसे हैप्पी फेस डॉक्टर अशोक चौधरी यूज्ड टू बी देयर, जो नियोनेटोलॉजिस्ट थे. और एक दो चीजें हैं, एक तो वेरी हैप्पी, और शायद वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स. अभी भी जब बेटा हुआ तो उसके बाद कुछ वो चीजें याद आई अचानक से, यार ये तो उस लेक्चर में बोली थी उन्होंने, या उस वार्ड राउंड में उन्होंने बताया था कि yawning is a good sign, yawning baby is a good sign. So then I can correlate. So well, लेकिन you are good at medicine, right? Yes. और मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री टेकिंग. Yes. और यहाँ पे जो जाकर के हिस्ट्री मिलती नहीं थी. और यही तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ब्यूटी है, मतलब मेरी सब स्पेशलिटी की ब्यूटी तो यही है कि एक जो आपकी एक सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स अनदर ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू रियली डायल दैट अप to be able to so called have a conversation with either a newborn or a child. Now the other beauty is that when you become a mother, okay, or a parent at all, तो आपको पहली बात समझ में आती है नॉर्मल बच्चे होते कैसे हैं. आपने तो रेजिडेंसी में नॉर्मल बच्चे कम ही देखे होते हैं. Agree. जब आप एक्चुअली, और मैं तो अपने सब जूनियर्स को बोलती हूँ कि जब तक आप पेरेंट नहीं बनेंगे, आप में वो पीडियाट्रिशियन वाला जो एक नज़रिया है वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि नॉर्मल बच्चे कैसे होते हैं, आपको उनकी हल्की हल्की जो दिक्कतें होती हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती आई हैं. मस्ट से कि एक्चुअली इट्स वेरी राइट, इंक्लूडिंग जो जर्नी है पेरेंटहुड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं you're क्रिएटिंग समथिंग, एंड उस क्रिएशन के आसपास जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप उसको देख रहे हो. आई मस्ट शेयर कि मेरी ओपीडी में वी सी लॉट ऑफ टाइम वेरिकोज वेन्स या डीवीटी, कभी कभी डीवीटी के प्रेगनेंसी के बाद होने वाला डीवीटी, पोस्टमार्टम डीवीटी. तो ऐसा नहीं है मैंने अभी देखना शुरू किया है, और आई हैव ऑलवेज बीन सीइंग. लेकिन अब ना अचानक से एक वो नॉट सिंपैथी, एम्पैथी कम्स कि इफ अ मदर इज सिटिंग और डीवीटी के साथ बाहर बैठी है, तो फिर मेरी टीम को अलर्ट है कि नहीं, शी हैज टू बी सीन फर्स्ट नो मैटर उससे पहले भी 5 पेशेंट है, बिकॉज द बेबी इज ऑल्सो वेटिंग. या प्रेगनेंसी के समय अगर किसी पेशेंट को वेरिकोज वेन के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उसको मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा देके भी समझाना पड़ेगा क्यों है, तो आई डू दैट. दैट हैज सिंपली कम आफ्टर माई जर्नी. आई थिंक एज फिजिशियंस हम लोग ये काउंट नहीं करते कि हमारी इंडिविजुअल जर्नीज और हमारी प्रोफेशनल जर्नीज कितनी ज़्यादा कोरिलेट करती हैं. आई थिंक वो धीरे टाइम के साथ आता है. यस. वेल, खैर डॉक्टर टॉक शो में हमारा एक बहुत मेजर पर्पस ये रहा है कि हमारी इस कैंडिड कन्वर्सेशन के साथ धीमे धीमे कहीं ना कहीं व्यूअर्स के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ जाएं,
उनको कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाए जो, ये तो एक ऐसी चीज है जो हर बंदे को कभी ना कभी, चाहे एज ए पेरेंट या फिर चाचू बने, मामू बने, है ना, बुआ बने या दादा दादी बने, कभी ना कभी ये सब चीजें उनको जरूरत पड़ती ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि जब अभी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के समय व्हाट इज द टाइम जब मदर्स कम एंड सी यू? सो मैंने जैसे बताया मैं न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ. सो मदर्स दैट हैव बेबीज दैट आर ईदर गोइंग टू बी डिलीवरिंग प्रीटर्म, जिनका मतलब टाइम से पहले बेबी होने वाला है, सो बेबी छोटा होने वाला है, या जिन बच्चों को कोई दिक्कत पहले से ही पता है कि होने वाली है, वो वाली मदर्स मुझे पहले आके मिलती हैं. सो पार्ट ऑफ जो लेवल 1-2 स्कैन या जी, प्रीनेटल चेक, जी. एंटीनेटल चेकअप एंटीनेटल चेकअप में में कोई चीजें आई हैं तो अगर नॉर्मली pickup- जो ऑप्स उनके होते हैं वो दे रिकमेंड एंड दे जी, आस्क यू टू जी. मीट यू. ओके, कैन यू लिस्ट डाउन कुछ बहुत कॉमन चीजें जिसके लिए लोग आते हैं, मिलते हैं, और कौन सी चीजें नॉर्मली मिस आउट हो जाती हैं जो शायद अगर मिल लें तो काफी फायदा होता है? तो जो मेरा जो एंटीनेटल वाला काम है डॉक्टर हिमांशु, दैट इज एक्चुअली इन वेरी रेयर केसेस, जिसमें हमें पता है कि बच्चा टाइम से पहले आने वाला है, किसी भी कारण से बच्चेदानी खुल गई है, या उस मदर के पहले भी प्रीमेच्योर बेबीज रह चुके हैं, या मदर को हाइपरटेंशन है और बेबी बहुत छोटा है. इन वाली कंडीशंस में मेरे से ज़्यादा कंसल्टेशन बिफोर द प्रेगनेंसी ली जाती हैं. फिर कुछ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वाली कंडीशंस हैं, जिसमें बच्चे में पता है कि कुछ लंग की प्रॉब्लम है, बच्चे में पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, बच्चे में पता है कि पेट की प्रॉब्लम है, या बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि ऐसा कुछ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है. स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है. ऐसे वाली कंडीशंस में मेरे से बेबी होने से पहले ही होती है मुलाकात. अदरवाइज ज़्यादातर कंडीशंस में बेबी जैसे आपने बड़े अच्छे से बताया, आई एम यूजुअली द फर्स्ट वन दैट होल्ड्स द बेबी, एंड सच अ प्रिविलेज फॉर मी. Describe the journey of few minutes in extreme details. जब When the baby is जब born. जब when the baby is born, yes. So- क्योंकि वो किसी को नहीं पता होता. तो देखिए, आई मीन आई एम एट दैट टाइम बीइंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन मोमेंट एंड अ very poignant physician moment. They are both moments that for me coincide. As a physician मेरे को of course पूरा तैयारी करके रखनी होती है, मेरी टीम खड़ी होती है, नर्सेज भी होते हैं उसमें, मेरे जूनियर्स भी होते हैं, हम ध्यान रख रहे होते हैं कि बेबी रोया नहीं रोया, सब इक्विपमेंट तैयार करते हैं. ये हो गया द फिजिशियन साइड ऑफ थिंग्स. फिर आ गया द ह्यूमन साइड ऑफ थिंग्स. It's beautiful to imagine that the baby opens his or her eyes for the first time, a whole new life waiting right in front of them, and you are there to see it, you are there to witness it. In fact, even the mother is not there to witness it, the father usually isn't. The obstetrician is doing her job is to take care of the mother, and it's my job, or rather my privilege, that I actually for the most part don't have to do very much and can just witness a new life emerging. So coming to technical steps. So एक बार once baby is delivered and I think umbilical cord एक बार जब cut करते हैं, and when the baby is handed inside, so where is the baby kept? Or then what are the cleaning, और उसके बाद क्या कुछ टेस्ट होते हैं, what all you do now as a doctor medically? So from the physician side of things, जैसे ही बेबी पैदा होता है, एक पहले चीज़ तो इन दिनों हम लोग कॉर्ड क्लैंपिंग डिले करते हैं. हम Okay. थोड़ा सा जो बेबी को प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई और मिल सकता है, हम उसको मिलने देते हैं. Reason? एक पूरा 1 मिनट. इस सब से होता क्या है कि बेबी को गेट्स अ वेरी नाइस बिग डोज ऑफ red blood cells that were in the placenta, Okay. and that actually makes sure that the baby doesn't have any iron deficiency anemia further on. Oh wow. Yes, and it is even for the stabilization of the baby at the time of resuscitation. It's actually a very, very beautiful and amazingly simple and very well studied way to actually help stabilize babies. मैंने कहीं पढ़ा था, शायद कुछ प्रैक्टिस में ऐसा भी होता था कि यू डिलीवर, पुट द बेबी ऑन द मदर्स चेस्ट, और दे जो कॉर्ड क्लैम्प करके डिस्कनेक्ट, उसको दे यूज्ड टू डिले फॉर सम टाइम. Yes, so अब now this has become part of the baby care. Okay. We actually delay the cord clamping for about a Okay. whole minute, and if needed even more, and then we clamp later. Okay. Babies are, if the baby is born via vaginal delivery, तो तभी के तभी बेबी को मदर के चेस्ट पे रखा रहता है. इनफैक्ट हम लोग इन दिनों तो यही कोशिश करते हैं कि पहले घंटे में ही we initiate breastfeeding with the mom. जो कुछ भी हो रहा होता है बेबी केयर, वो मदर के ऊपर ही हो रहा होता है, ताकि बेबी और मदर की बॉन्डिंग स्टार्ट से शुरू हो जाए. Okay. जो है ही वैसे भी इनसाइड द वूम से है ही, but we are trying to make a continuity even outside the womb. And so after the cord clamp is cut, then I think cleaning and Then we clean the baby, then we make sure that the baby is breathing properly, baby is nice and pink, and then after the baby and the mother have had some time together, then we give vitamin K
which Okay. is something that's given in all babies. And then we usually do the first vaccination at the bedside itself after doing the weighing and all of that. That's what we usually do. आई थिंक कोई टेस्ट वगैरह भी करते हैं, थिंक ब्लड शुगर्स एंड ऑल? हम शुगर्स वगैरह कुछ केसेस में टेस्ट करते हैं, अगर बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मदर्स को अगर डायबिटीज की अगर इशू हो रही होती है, थोड़े से और कंडीशंस हैं, प्री मैच्योर बेबीज में तो करते ही हैं। फिर हम लोग शुगर्स टेस्ट करना शुरू करते हैं, बट वो सब 1-2 घंटे के बाद। पैदा होते ही फीड, अर्ली फीड कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। और सबको मिथ यही है कि उनको लगता है कि अभी तो मदर का मिल्क नहीं बना होगा, बट वो बेबी के मदर के पास जाने से ही मिल्क बनता है। Okay. और बेबी जितना जल्दी मदर के ब्रेस्ट पे आता है, चाहे वो पहले घंटे में उसने अच्छे से सक भी नहीं किया हो, चाहे लैच भी नहीं किया हो अच्छे से, उसके बावजूद वो टच जो है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मेक्स द मदर्स बॉडी प्रोड्यूस द मिल्क। सो Very दैट इज़ important. एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जितना जल्दी हो सके उतना। तो हम लोग तो इन दिनों अब हमने सिजेरियंस में भी हमने बेबी को ब्रेस्ट पे लगाना शुरू कर दिया। Okay. We are trying to actually promote that as much as possible when it is a little difficult to do it in that particular sterile environment, but we're still trying. Yeah. वेल एक बहुत अलग से कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे वो बच्चा आ रहा है, सबका प्यारा है, तो माँ बाप ने भी करना है, और कई बार जो पहली बार माँ बाप बने उनको नहीं पता होता है। वी लुक फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी दादी दादू, और उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, जिनकी नॉलेज और स्ट्रेंथ पे हम खड़े होते हैं कि हम बच्चे को संभाल लेंगे। लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो शायद जो पिछले कई सालों में धीमे धीमे रिफाइन हुई हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कुछ कॉमन हैबिट्स हैं जो शायद हमें अवॉइड करनी चाहिए और बच्चे के लिए काफी डेंजरस होती हैं, और ऐसी चीजें भी शेयर करो जो एक्चुअली एज ए न्यू पेरेंट्स में लगता है नहीं नहीं मम्मी पापा क्यों कर रहे हैं, लेकिन विच इज एक्चुअली ओके, मतलब कर देने में बुराई नहीं है। तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है प्रेमांशु। तो पहली बात तो देयर आर सम थिंग्स दैट आर जो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो आई मीन लेट्स पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, baby has definitely come into the parents' arms, but actually baby has come into the arms of the family and of all the ancestors before on both sides of the family, है ना? तो I mean I think it's very important to actually acknowledge and कहते हैं ना वंश बड़ा है। जी बिल्कुल, and also respect you know the older traditions। पहली बात तो मैं बता दूं, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। तो एक तो ये चीज़ कि बच्चे और मदर को जच्चा और बच्चा बोलते थे, उनको एक तरफ थोड़ा सा अलग से रखा जाता है। अगेन अगर बहुत एक्सट्रीमली नहीं किया जाए, मगर हल्का सा अगर बच्चों और मदर और बेबी को कॉर्डन ऑफ करा जाए, उससे होता क्या है कि उनकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया बनती है। उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा बाहर के इन्फ्लुएंसेस ना हो और मदर और बेबी को एकांत मिला जाए, not in an extreme way, I'm not trying to say that they're just in a corner of the house or anything like that, but just much more ekant than you would imagine. It keeps them away from all of this really noise that is there in our environment all the time. And वो जो शांति है वो चाहिए रहती है मदर को भी रिकवर करने के लिए। The process of birth is very very difficult for a mother's body actually, and also baby के लिए to actually get used to the environment, you know, get used to feeding। मैं सब mothers को ये कहती हूँ कि आपके बेबी का day 1 है, आपका भी day 1 है, पैदा तो आप भी अभी हुई हैं। and ये इस नवजात जान को जो मदर और बेबी का डायट है, इसको अच्छे से पनपने के लिए एक्चुअली हल्के से एकांत की जरूरत है। तो जो पुराने जमाने में बोला जाता था कि 6 हफ्ते तक बहुत ज्यादा ट्रैवल मत करिए, बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ मत जाइए, हाँ। जी, आना जाना भी थोड़ा लोगों का कम रखा जाता था, ये एक्चुअली काफी साइंटिफिक चीज है। क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने भी, 4-6 हफ्ते के वो मार्क के बाद चीजें वैसे ही काफी बदल जाती हैं, क्योंकि एक रूटीन सेट हो जाता है मदर और बेबी का, मदर की बॉडी काफी रिकवर हो जाती है, बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सब चीजें काफी बेटर हो जाती हैं। वेल नो आई विल से एज अ वैस्कुलर सर्जन मेरे लिए थोड़ी सी लर्निंग है, लर्निंग नहीं एक्चुअली किसी चीज़ को बताने का एक दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, ये सीख रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस समझ में आई कि वाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि एकांत में रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसका एक दूसरा एक्सट्रीम जैसे आपने बोला उसको देखते हैं कभी कभी कि देयर इज समथिंग आल्सो पोस्टपार्टम डीवीटी। यस, पोस्टपार्टम डीवीटी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद अब इसी चीज को बहुत एक्सट्रीम में करने लगे जी। और कॉम्बिनेशन के साथ कि पेशेंट को बेड पे ही रख दिया। कभी कभी कुछ रूरल एरियाज में मैंने ऐसे तक देखा है कि उनके आसपास लाइन खींचती जाती है कि माँ इसी के अंदर रहेगी, और फिर उसके ऊपर कि दूध गाढ़ा बने तो पानी नहीं देते थे। तो इस सब से मिला करके, और कभी कभी इस सब के बीच में माँ पानी पीना ही भूल जाती है, इतनी चीजें लगी हुई हैं, तो दे बिकम डिहाइड्रेटेड एंड देन दे लैंड अप इन डीवीटी। तो यहाँ से जब इतना शुरू हुआ तो वी बिकेम प्रोमिनेंट कि नहीं वो चलिया नहीं करना चाहिए, और एक्चुअली पर्पस हमारा ये था कि बताना कि कुछ भी करो मदर को मोबाइल रहना चाहिए, विच इज परफेक्टली फाइन। लेकिन मोबाइल तो रहना जरूरी है, लेकिन वो एकांत, वो थोड़ा सा अकेलापन बच्चे के साथ भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये मैं बोलूंगी आप बिल्कुल
perfectly बोला आपने डॉक्टर हिमांशु, it is the taking out what is really important from the traditions, but and doing them in a very scientific way without actually thinking of it as a traditional practice जो अपने को extremely करनी है। दूसरी चीज़ जो शहद चटाना, जैसे आपने थोड़ा सा बोला कि शहद चटाना चाहिए कि नहीं, अब ये आइडिया कहाँ से आया अगर आप सोचें तो आइडिया ये आया कि पहला जो मिल्क आता है वो तो बहुत ही हल्का सा आता है और मदर्स को बहुत कम आता है, और हो सकता है बच्चों को शुगर की कमी हो, इसलिए हम लोग इनको हनी खिला देंगे। प्रॉब्लम क्या है हनी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट कर सकती हैं, स्पोर्स हो सकते हैं किसी चीज़ के, जिससे बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो ये ना करके अगर हम ये जो कॉन्शियसनेस ऑलरेडी है हमारे ट्रेडिशंस में कि हाँ बच्चे को शुगर की कमी हो सकती है, उसकी जगह हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़्यादा हम लोग एम्फेसाइज करें, बार बार करवाएं, बच्चे को अगर ज़रूरत हो एक आधा टॉप फीड भी अगर ज़रूरत हो तो दें। अगर बच्चा हाई रिस्क हो, वैसे तो हम किसी बच्चे को एडवाइस नहीं करते हैं, तो ये वाली चीज़ और उस वाली चीज़ में आप देखेंगे थॉट तो वही है कि बच्चा बस भूखा ना रह जी जाए। बस हमारा प्रैक्टिस थोड़ा सा फर्क होगा, दैट इज ऑल। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि मैं नाना नानी दादा दादी सबको साथ में ही बच्चा देखना है, उसी से एक्चुअली फैमिली बड़ी स्ट्रांग बनती है और उसी से बेबी को कितना बढ़िया एक एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसलिए मैं ऑलवेज ये एम्फेसाइज करती हूँ कुछ चीज़ें करिए, और जो चीज़ बिल्कुल ही लाइक आई टेल यू जो मुझे पसंद नहीं है चीज़ें, घुट्टी पिलाना, क्योंकि वो पुराने ज़माने में What is कैसे घुट्टी? बनती थी। मतलब मैंने अम, सुना है बट क्योंकि वी हैव नॉट गॉन थ्रू इट, सो मुझे ये नहीं पता होती कुछ लिटरली कंपोजिशन क्या होता है उसका। कुछ कॉन्कॉक्शन होता है जो बाहर से मिलता है विच इज सपोज टू बी गुड फॉर गैस इन चिल्ड्रन। ओके। अब बेबीज में जब भी आप कुछ भी अगर सक करेंगे, कोई भी लिक्विड सक करेंगे, तो नेचुरली जाहिर सी बात है कि आप उसके साथ साथ हवा भी सक करेंगे, चाहे ब्रेस्ट फेड हो बच्चा, चाहे हम ऊपर का दूध दे रहे हो, मगर ऊपर से बच्चे को डेफिनेटली गैस अंदर लेनी पड़ेगी, चाहे और कैसे अभी भी इज पिला आल्सो रहे हैं। लर्निंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। यस, तो नेचुरल सी बात है कि फिर बच्चों को पेट में गैस बनती है, ऐसा होता ही है। अगर बर्पिंग से नहीं निकल पाती है तो बच्चा गैस पास करता है, और इसके लिए पुराने ज़माने में घुट्टी बोली जाती थी। पुराने ज़माने में, एंड आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज टुडे, इसमें कभी कभी अफीम मिलाई जाती थी। हाँ, आई हर्ड, मुझे किसी ने, आई रिमेंबर किसी ने मुझे सलाह दी थी। और जो अफीम होती है, जो ओपियोइड्स होते हैं, आपको हाँ। पता है कि वो बेसिकली रिलैक्स कर देते हैं। हाँ। तो जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी तब तो मैंने देखे थे ऐसे 2-3 किस्से जिसमें एक्चुअली आपको समझ में आ रहा था बच्चे को ऐसी ही कोई सब्सटेंस खिलाई गई है। छोटा सा बेचारा मैं ये बच्चा नहीं कह रही, अफीम खा के अच्छा वो चुप भी हो जाते हैं क्योंकि अफीम खा के तो कोई भी चुप हो जाता है। तो ये वाली चीज मैं थोड़ी इतनी पसंद नहीं करती, उसमें मैं अगर उनको ये बोल बच्चा देती पसंद करता हूँ होगा। ऑफ कोर्स। ये तो ये कौन सा स्वाद वाली चीज दे दी। मगर हींग लगाना, kidding, जैसे हाँ। हींग लगाना है, हम्म। अगर बच्चे को सर्दी लग रही है तो उसके उनको लगता है कि उनको चेस्ट पे कुछ भी तेल लगाना, लोगों को लहसुन भी लगाना, ये सब चीज़ें ना देखिए लोकली आप कुछ भी लगा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं बच्चों को। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि बेस्ट वे टू नेविगेट दिस सिचुएशन जिसमें आपका दिमाग कुछ और कह रहा है या आपका पीडियाट्रिशियन कुछ और कह रहा है, पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, इज टू टेक द मीन पाथ। कुछ चीज़ें आप ले लीजिए, काजल लगाना फॉर एग्जाम्पल, हाँ। कोई खराबी नहीं है, आप घर का बना हुआ काजल थोड़ा सा एक आधा स्पॉट लगा दिया, उससे कुछ आफत नहीं आ रही। क्योंकि मैं ना, सो व्हेन आई लुक एट द न्यू एज पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी, और एक इसमें हम सब अच्छा करना चाहते हैं और हम पुरानी ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं कि यू नो हमारे बच्चे को नुकसान हो जाए, क्योंकि हम सब मॉडर्न एज पेरेंट्स हैं। इस प्रोसेस में वी लैंड अप हर्टिंग अवर पेरेंट्स अ लॉट, है ना। और कभी कभी उस माहौल में शायद माँ बाप बोले ना, मुझसे भी शायद कुछ गलतियां हुई होंगी कभी, बोले ना, लेकिन वो एक बार कुछ बोलना, मम्मी ऐसे क्यों कर रहे हो, उनके आंखों में एक आंसू सा छोड़ जाती है, क्योंकि जितने प्यार से हम कर रहे हैं उससे कई गुना प्यार से वो भी कर रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज़ जो है ये समझने वाली है, और ये एज अ मदर, माय एक्सपीरियंस एज अ मदर एंड एज अ पेरेंट हैज रियली हेल्प्ड मी इन लॉट इन ऑल ऑफ दिस। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें, अब जैसे मैं मदर्स का बोलूँगी, मदर्स को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करे जाते हैं खाने पीने में। देखिए अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ गुड स्पेस, ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए करे जाते हैं क्योंकि ये सोचा जाता है कि मदर के कुछ खाने से पीलिया हो जाएगा फॉर एग्जांपल। हमें पता है कि पीलिया मदर के खाने से नहीं होता, उससे ज़्यादातर कुछ लेना देना नहीं होता मदर के खाने से, बट आप थोड़ी सी मान लो, जो अगर आपको सादा खाना शुरू शुरू में खिलाया जा रहा है, डेफिनेटली वो बेबी के लिए अच्छा है, वो मदर के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो इट काम्स द सिस्टम डाउन। मदर हैज़ बीन थ्रू अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग बर्थ। सो जस्ट जैसे हम लोग, अगर हमारे डायरिया होता है, हम कह देते हैं खिचड़ी पे ज़्यादा रहो, सिंपल सी चीज़ें ज़्यादा खाओ, तो ये बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत एक्सट्रीम में, अगेन हर चीज़ में अनफॉर्चुनेटली ना ट्रेडिशंस समटाइम्स
टेक थिंग्स टू एक्सट्रीम्स, बट अदरवाइज थोड़ा बहुत अगर हम उसको माने तो ये बहुत खराब बात नहीं होती। मुझे अच्छा, केवल इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, मेरा ये मानना है कई बार अगर हम अपने ट्रेडिशंस को देखें तो एक्चुअली दे हैव बीन सेट इन अ वेरी साइंटिफिक वे, और शायद मुझे लगता है बहुत जो उस सोसाइटी के उस समय के जो प्रकांड पंडित या साइंटिस्ट इन्होंने उसको स्टडी किया, लेकिन अब पब्लिक उसको माने इसलिए उसको कभी धर्म से कभी इस तरीके से जोड़ दिया कि लोग उसको माने, जी ट्रेडिशन, जी है ना। जी तो धीमे धीमे वो इससे हट जाता है कि नहीं ये साइंस है, ये करना चाहिए, जी। और देन दैट हैज बीन पास थ्रू ट्रेडिशंस। वेल वेल खैर बहुत जगहों पे वी आर लकी कि पैदा होते ही बच्चा हमारे पास आ जाता है, हमने देख लिया। लेकिन काफ़ी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि बच्चे में अगर कुछ चीज़ें क्रिटिकल है, हमें देखने में तो ठीक लग रहा था लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं अभी ये पैरामीटर सही नहीं है, और उसको फिर नीकू शिफ्ट करते हैं। वाई आर दोज आवर्स वेरी क्रिटिकल? और वो शुरू के घंटे या एक दो दिन नीकू में रखना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चे की लाइफ के लिए? तो डॉक्टर हिमांशु, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि देखने में कुछ सटल चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को नहीं समझ में आ सकती, ये बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर सी बात है। तो ज़्यादातर एनआईसीयू में तभी रखा जाता है बच्चों को जब उनको ट्रांजिशन, तो हमारा ये वर्ड जो ट्रांजिशन होता है ये समझना पड़ेगा हमें कि बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो उसके लंग्स और हार्ट का जो कनेक्शन होता है उसका बहुत फ़र्क होता है कि जब वो पेट के बाहर आ जाता है। जब बच्चा पेट के अंदर होता है, जो मदर ऑक्सीजन ब्रीथ कर रही है वही बच्चे को जा रहा है। बच्चे में जो जो भी अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो मदर के थ्रू ही बाहर जा रहे हैं। तो एक तरीके से मदर और बेबी बिल्कुल एकत्र हैं, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही बच्चा मदर से सेपरेट हो जाता है, बच्चे को अपने लिए सांस लेना है और बच्चे को अपने लिए जो भी फ्लूइड है लंग्स में उसको निकालना है, तो सबसे कॉमन रीज़न होता है हल्का सा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को ठीक से नहीं मैनेज करा जाए, क्योंकि ब्रेथ ही, सांस ही जीवन है, तो अगर उसको ठीक से नहीं मैनेज करा जाए तो वो एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। अब ज़्यादातर किस्सों में, ज़्यादातर केसेस में 90% टाइम्स ये वाली चीज़ बिल्कुल अपने आप ही अगले 6-8 घंटे में ठीक होके फिर बच्चा ट्रांसफ़र करा जाता है। ये वाली चीज़ बहुत सटल होती है और हो सकता है पेरेंट्स ना पिकअप करें, बट ऑफ कोर्स हमारा तो काम है पिकअप करना। अगर ट्रांज़िशन में मतलब चेंज ओवर में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इस चीज़ में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। तो उस टाइम के लिए हम लोग एनआईसीयू में रखते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स को। वेल सांस की बात कर ली, अब बात करते हैं खाने की। बहुत ज़रूरी। और बच्चे के लिए तो कुछ कुछ महीनों और सालों तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है खाना, इज गोइंग टू बी मिल्क। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई थिंक योर फेवरेट, यू सेड योर फेवरेट टॉपिक, जो आपका शुरू का एक लेक्चर होता है, राइट? सो एंड वी विल कम टू दैट आल्सो, बट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड एज यू मेंशन्ड एट वन पॉइंट टॉप फीड, सो कितना इम्पोर्टेंट और क्या कैसे करना चाहिए, what in what best way mothers can provide the breastfeed. दूसरा, अगर जरूरत पड़ती है तो when and what are the top feeds that can be given to the kid? तो डॉक्टर हिमांशु, ये मैं पहले बता दूं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि क्योंकि मेरी मम्मी की अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मेरे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं मिला। तो मेरे को मिल्क से एलर्जी थी और बहुत सालों तक रही। तो So इसलिए milk अच्छे से नहीं मिला, उससे भी मिल्क एलर्जी जी डेवलप हो जी सकती जी, है। बिकॉज मेरी मम्मी को अच्छे से ट्रेनिंग, आई वाज द फर्स्ट बॉर्न, मम्मी को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की, तो उनको ब्रेस्ट एब्सेस बन गया था। तो इसलिए वो उसके बाद मैं तो फॉर्मूला पे ही पली हूँ। और मेरे को एलर्जीज काफ़ी थी एज अ चाइल्ड। इनफैक्ट 18 के बाद थोड़ी एलर्जीज कम हुई हैं। तो आप सोचिए, पहले मेरे 18 साल में मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जीज थी, मेरे को बहुत स्ट्रांगली आईजीई मीडिएटेड एलर्जीज थी। तो जब मैं इतने पैशनेटली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैट कर रही होती हूँ, मैं इसलिए बैट कर रही होती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ और मेरी मॉम के साथ हुआ वो अगर मैं अफेक्ट कर सकूँ तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि किसी और के साथ ना हो। पहली बात तो ये। आ जाइए ब्रेस्ट फीडिंग पे। ब्रेस्ट फीडिंग में पहले मैं बता देती हूँ मिथ्स क्या होती हैं, क्योंकि आपने बड़े अच्छे से बोला सबसे कॉमन कॉज ऑफ कमिंग टू टॉप फीड इज द मिथ ऑफ इनफ नहीं है। ठीक है, अब ये ज़्यादातर में मिथ होता है, कुछ केसेस में डेफिनेटली नहीं होता है, बट वो वाली चीज़ें थोड़ी बाद में आती हैं। शुरू के कुछ दिनों में अगर हम बच्चों को बार बार ब्रेस्ट पे लगाएं, अब बार बार ब्रेस्ट पे लगाना, डॉक्टर हिमांशु, इसका ये भी मतलब है कि मदर वेल है। अगर मदर नहीं कर पा रही है किसी के कारणवश, उनकी तबीयत खराब है, उनको कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत है, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, कुछ भी हो, अगर बच्चा बार बार मदर के पास नहीं जा पा रहा, मदर नहीं हैंडल कर पा रही, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ज़्यादातर केसेस में अगर मदर कंफर्टेबल है, मदर इज़ अदरवाइज हेल्दी,
and baby is healthy, and then the baby and the mother are able to be together, उस वाली कंडीशंस में ज़्यादातर में हमें टॉप फीड्स की बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। बच्चा सीधा ब्रेस्ट पे जाता है और धीरे-धीरे ओवर द कोर्स ऑफ 3 टू 5 डेज़, क्योंकि कभी-कभी सिज़ेरियंस में 3 टू 5 डेज़ लग जाते हैं, वैजिनल डिलीवरीज़ में 1 से 2 दिन में मिल्क आने लगता है और फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है, जो आइडियली एक्सक्लूसिवली होनी चाहिए फॉर 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। अब आ जाइए ऐसे वाली कंडीशंस जो आपने पॉइंट करी, मदर को कोई दिक्कत है या बेबी को दिक्कत है या मदर एंड बेबी के बीच में नहीं, वो इकट्ठे नहीं ला पा रहे। मेरे एनआईसीयू में तो कुछ मदर्स बेचारी आईसीयू में होती हैं पहले 3-4 दिन। ऐसे वाली कंडीशंस में ये वाली चीज़ क्योंकि फिजियोलॉजिकली मतलब नेचुरली नहीं हो पाती है, तो ऐसी वाली कंडीशंस में डेफिनेटली बेबी भूखा होता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऊपर से पिलाना पड़ेगा। फॉर्मूलाज और काऊ मिल्क में जो फ़र्क होता है वो ये फ़र्क होता है कि काऊ मिल्क आपका जो डिज़ाइन करा जाता है वो काफ के लिए डिज़ाइन करा जाता है, बछड़े के लिए डिज़ाइन करा जाता है। तो जिस तरीके का प्रोटीन होता है, जो उसका प्रोटीन में जो सॉलिड वाला प्रोटीन होता है, केसियन जिसको बोलते हैं, और जो वे प्रोटीन होता है, जो उसका लिक्विड वाला प्रोटीन होता है, उसका जो रेशियो होता है वो बहुत फ़र्क होता है। Okay. काऊ मिल्क को ही अडेप्ट करके इन अ मॉडर्न मैकेनाइज्ड फैशन उसको ऐसे बनाया जाता है या ऐसे बनाने की कोशिश करी जाती है जो एक ह्यूमन इन्फेंट को हेल्प करे। So it is better suited to human infant जी, जो इसलिए फॉर्मूला मिल्क जी फॉर्मूला मिल्क है, उसको स्पेसिफिकली केमिकली चेंज करा जाता है फ्रॉम काउ मिल्क टू समथिंग एल्स टू मेक अ फॉर्मूला। एंड डेफिनेटली अगर ये मुझसे पूछा जाए कि अगर बच्चे को नहीं इनफ पड़ पा रहा किसी भी कारण से ब्रेस्ट मिल्क, तो काउ मिल्क से अच्छा डेफिनेटली फॉर्मूला होता है, इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई दो राय नहीं है। काउ मिल्क हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं पहले साल के अंदर, इनफैक्ट कुछ रिकमेंडेशंस तो पहले 2 साल में मना करती हैं। बट इन इंडिया इन प्रैक्टिस एक बार 9-10 महीने हो जाते हैं या बच्चा साल का हो जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा मिल्क फीड नहीं ले रहा है, खाना पीना क्योंकि शुरू हो जाता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं करता है काउ मिल्क। बट शुरू वाले दिनों में तो काउ मिल्क देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चे को डाइजेस्ट I करना। think I'd like you to take further on stages of milk, फार्मूला मिल्क जो आते हैं, लेकिन उससे पहले एक मेरा लर्निंग फेज, और मुझे लगता है शायद उससे कुछ नॉलेज से कुछ अंतर पड़ता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक तो सिंपल बोले, आपने ही बताया था कि बच्चे के वो नेचर ऐसा है कि अगर इन केस बच्चे को कुछ दिनों तक कुछ ना मिले तो भी बच्चा रिजर्व लेके पैदा होता है जी, इंक्लूडिंग पानी भी। सो इसीलिए पैदा हुआ बच्चा थोड़ा सा सूजा हुआ दिखता है, और देखेंगे कुछ दिनों में, पहले 1 हफ्ते 10 दिन में उसका फेस बड़ी जल्दी चेंज होता है, और विच इज बॉडीज रिजर्व। सो आई थिंक पहले वीक में 10% ऑफ बर्थ जी, वेट, सो लेस देन 10%, हम नहीं चाहते 10% से ऊपर हो। मतलब अप टू 10% जी। वेट लॉस हो सकता है, जी राइट? जी बिल्कुल पॉसिबल है, और वो सारा का सारा पानी का लॉस होता है। तो इतनी मतलब नेचर ने डिज़ाइन ही किया हुआ है बेबीज को कि पहले 3-4 दिन क्योंकि नहीं आएगा मदर का मिल्क, थोड़े थोड़े बूंद ही आएंगे। वो बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कोलोस्ट्रम बोला जाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों के लिए। बट धीरे धीरे आने लगता है मिल्क, तो वो एक बार मिल्क आने की प्रक्रिया हो जाए अच्छे से शुरू, तो उसके बाद ही बच्चा ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट और भी है क्योंकि कई बार वो शुरू में, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स मदर भी एंशियस होती है कि उसको 3 दिन हो गए, कितना ही तो मतलब दूसरे तो क्या ही बोले, मदर को खुद लगता है कि कितना ही तो बेचारे के अंदर जा रहा है, बच्चा है। अच्छा, बच्चा रोएगा भी क्योंकि वो इन्वायरमेंट में आया, वो एक ही चीज कर सकता है, कुछ भी अनकंफर्टेबल रोएगा, तो सबको लगता है बच्चे को भूख लगी हुई है, और मैं तो या पेरेंट्स उनको लग रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स को लग रहा है हम ढंग से दे नहीं पा रहे हैं, एंड समटाइम वी स्टार्ट पुशिंग वेरी अर्ली फॉर फार्मूला मिल्क विदाउट इवन नोइंग कि एक्चुअली बच्चे को शायद अभी ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क पे पुश करने की जरूरत है, और उसकी जो अभी की जरूरत है दैट इज बीन टेकन केयर बाय नेचर इटसेल्फ। बिल्कुल। और मेरी 2-3 लाइनें हैं जो मैं हर पेरेंट से कहती हूँ। तो उसमें एक लाइन है कि वो डब्बा कहीं बंद नहीं हो रहा। ब्रेस्ट मिल्क बंद हो जाएगा, आप अभी डब्बे में मत जाइए, अभी ब्रेस्ट मिल्क की चेष्टा करिए। Well, I remember and I would like viewers to you to tell about वो जो एक शुरू का लेक्चर होता है ना, एक सबको बिठा करके आप जो बच्चे को लेकर के लेक्चर देते हो, we love that। तो मेरा पहला लेक्चर तो पहले 3 दिन मैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करती। मैं यही कहती हूँ कि आप ब्रेस्ट पे लगाइए, तो मदर नेचुरली कहती है कि बच्चा बड़ा रो रहा है, मेरा बच्चा भूखा है। तो मेरा अगेन मैं अपनी पैट लाइन्स बता रही हूँ, मतलब आई एम रिवीलिंग माय पैट लाइन्स। और मेरी पैट लाइन ये होती है कि बिना मांगे तो भगवान भी नहीं मिलता। ब्रेस्ट मिल्क कहाँ से आएगा? मांगने तो दोस्त। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलती हूँ, और ये तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरी एक दूसरी जो पैट लाइन है वो ये है कि जब बच्चे को आप फॉर्मूला पिलाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल है डाइजेस्ट करना, तो उसको डाइजेस्ट करना आप समझ लीजिए जैसे बटर चिकन खाना है। ब्रेस्ट मिल्क होता है हल्का, वो होता है सैलेड जैसा,
हाँ। तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाएंगे बच्चे को, वो बार बार ब्रेस्ट पे जाएगा क्योंकि उसका पेट नहीं भरेगा, ऐसा उसको महसूस होगा कि पेट नहीं भरा। और अगर आप बटर चिकन खिला देंगे तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, तो बच्चा ब्रेस्ट पे नहीं जाएगा, बच्चा मांगेगा नहीं, मदर का मिल्क नहीं आएगा। ये मेरी 2-3 पैट लाइन्स हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स समझ जाते हैं कि पहले 2-3 दिन में बच्चा चाहे कितना भी रोए, बार-बार ब्रेस्ट पे लगाएँगे तो बच्चे का बहुत फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज़ इट्स वेरी पॉसिबल कि 3-4 दिन के अंदर मदर का मिल्क अच्छे से आ जाए और ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। Now coming to another very important part, continuing the breastfeeding discussion only, कि समझ गए मदर को ज़रूरी है, लेकिन शुरू में जैसे बताया मदर इज एग्जॉस्टेड और हो सकता है वो इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो इतना पुश कर पाए, जी। और फिर उसकी वजह से गलती से या जस्ट फॉर द गुड सेक फैमिली स्टार्टेड गिविंग टॉप फूड। हो गए 10 दिन, 8-10 दिन हो गए। नाउ मदर इज एक्चुअली वेल एंड शी वांट्स टू टेक केयर ऑफ, लेकिन अब क्या हुआ कि अब क्योंकि स्टिमुलेशन नहीं मिला तो मिल्क बनना बंद हो गया, कम हो गया। और ऐसे में कई बार मदर्स इवेंचुअली थोड़े बहुत मिल्क के साथ 1-2 महीने जितना कर पाते हैं दे लैंड अप। सो इस फेज में जब एक आध हफ्ते हो गए ना, मदर इज फीलिंग गुड, व्हाट शी कैन डू सो दैट जो मिल्क बनना बंद हो गया था वो वापस से स्टार्ट हो सकता है, कैन समथिंग बी डन? तो द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द ह्यूमन बॉडी इज इट्स वेरी अडेप्टेबल। तो आपने जो सिचुएशन डिस्क्राइब करी है वो एक्चुअली बहुत कॉमन है, स्पेशली विद सी सेक्शन मम्स, बहुत ज़्यादा कॉमन है। नहीं हो पाता है और थोड़ा सा जैसे मदर में जान आती है तो फिर मदर कर पाती है। उस टाइम पे अगर लेस देन 2 वीक्स ही हुए हैं इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को, तो बहुत बार ये चीज़ बिल्कुल रिवर्सिबल है। Okay. तो बहुत बार मदर्स एक बार थोड़ा सा आपे में आती हैं, तो वो मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये समझ लीजिए आज 0 डे है, आज पहला दिन है, बच्चा आ जाए आपके पास, भूल जाइए पहले वाली चीज़ को, आ जाए बच्चा आपके पास और मैं आपसे कह रही हूँ आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाइए। अगर 6-8 घंटे में बच्चे ने सुसु नहीं की, पी नहीं किया, मतलब डिहाइड्रेट हो रहा है बच्चा, तो हम थोड़ा सा टॉप फीड देंगे केवल, वरना हम सारा का सारा ब्रेस्ट फीड ही करवाएंगे। और यही बोलते हो सकता है पूरा 100% पे ना आए मदर, बट वो जो एक ब्रेस्ट फीडिंग के हॉर्मोन्स और जो प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो रही थी वो फिर से तेज़ी पकड़ती है। ज़्यादातर मदर्स में लेस देन 3 to 4 वीक्स में हम लोग काफ़ी मदर्स को काफ़ी सारे परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क पे ले आ पाते हैं। Okay. अगर नहीं हो पाता है तो कुछ चीज़ें हैं, अगेन रिमेंबर जब हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल विजडम की, शतावरी एक प्रोडक्ट है जो आराम से बच्चे के मदर के शरीर में इंक्रीज करता है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि उसका मैकेनिज्म क्या है, वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट ऐसे 3-4 हर्ब्स हैं, इवन जो हम लोगों का मेथी दाना खिलाते हैं वो सब, जीरे का पानी, ये सब जो ट्रेडिशनल वाली चीज़ें हैं ये जेन्युइनली हेल्प करती हैं मिल्क प्रोडक्शन में। तो मैं तो मदर से कहती हूँ आप ये लीजिए। कुछ मदर्स को हम लोग मेडिकेशंस भी दे सकते हैं इस चीज़ के लिए, बट ज़्यादातर 3-4 हफ्ते में अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है मिल्क सप्लाई तो वापस से वो मिल्क सप्लाई आ सकता है। बियॉन्ड 6 to 8 वीक्स थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि बॉडी में तब तक इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं कि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट तब तक तो बिल्कुल पॉसिबल है, मदर्स कर पाती हैं। सो हमने काफ़ी अर्ली फूड के फीड की बात कर ली, ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर ली। अब ब्रेस्ट फीडिंग में आपने एक चीज़ बोली कि अगर बच्चे ने 4 से 6 घंटे तक पी नहीं किया, अब ऐसे पेरेंट्स सबसे बड़ी हेडेक है, जो सबसे पहली चीज़ और जो शायद फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती है वो एक कपड़ा है बोलो जो भी, डायपर। पहले तो आई वाज लकी कि माय वाइफ शी हैड ट्रेन्ड मी रियली वेल, तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही थोड़ा बहुत सीख गया था कैसे करना होता है। माय क्वेश्चन इज कि हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, हाउ टू एक्चुअली गेट टू नो कि वेदर बेबी इज पीइंग राइट और नॉट, क्योंकि आप तो देख सकते नहीं, और अब वो किस समय करेगा, कैसे चेक करेंगे? तो पहली बात तो आ जाते हैं इसी वाले सवाल पे जो आपने पहले पूछा कि डायपर वर्सेस नैपी, है ना, जो लंगोट बोलते हैं हिंदुस्तान में। तो अगर बच्चा बहुत छोटा होता है और हम डिस्चार्ज कर रहे होते हैं किसी कारणवश, हमारे पास तो क्योंकि होते ही हैं प्रीमेच्योर बच्चे, तो हम 1.8 पे यूजुअली डिस्चार्ज करते हैं उनको, तो हम एक्चुअली बोलते हैं डायपर ही पहनाइए क्योंकि हम बच्चे को ठंड नहीं लगवाना चाहते। उन वाले बच्चों में ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती हमें क्योंकि हम मेजर्ड फीड दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका जो सवाल है दैट इज एक्चुअली रिलेवेंट अगर बच्चा पूरे महीने का हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, या जो भी हुआ है, 3 किलो का बच्चा, 2.5-3 किलो का बच्चा है, उसको अगर अपन ने डायपर पहनाना शुरू कर दिया और ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो पता चलता नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दो तोड़ हैं इसके। पहला तोड़ तो ये है कि इसको डायपर पहनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कम करते हैं। पहले एक दिन में अगर एक ही बार बच्चे ने पी किया चलेगा, अगले दूसरे दिन पे अगर 2 बार बच्चे ने पी किया चलेगा, तीसरे दिन में 3 बार, और उसके आगे चौथे दिन के आगे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट 4 या 6 टाइम्स पी करना चाहिए, मतलब यूरिन पास करना चाहिए इन अ 24 आवर पीरियड। बेस्ट वे मॉनिटर करने का है कि बच्चे को लंगोट पहना दो, उतनी बार लंगोट चेंज होंगी, उतनी बार लंगोट चेंज होगी, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा बार नहीं है तो वो मैनेजेबल है। डायपर भी अपन कम से कम 3-4-5 बार तो चेंज करते ही हैं। और डायपर में क्या होता है कि डायपर में क्योंकि वो पूरी स्किन बंद हो जाती है, एक तरीके से वो बिल्कुल ही क्लोज सा सिस्टम बन जाता है,
तो उसमें रैश भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्किन को ब्रीथ करने का मौका नहीं मिल रहा, चाहे कितना ही अच्छा डायपर हो। और होते हैं इन दिनों, और भी इन दिनों बड़े अच्छे मटेरियल्स के डायपर्स होते हैं। दूसरी बात ये कि आपने जो बात बोली, इन दिनों तो डायपर्स में एक पर्टिकुलर लाइन आती लाइन है आती है, जिसमें आप यू कैन टेल कि कितनी बार दैट इज बच्चे ने, समथिंग, दैट इज समथिंग विच इज यूजफुल। माय लाइफलाइन फॉर क्वाइट सम टाइम। क्योंकि मैं थोड़ी एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, आपको पता ही है, आप भी हैं हल्के फुल्के से, यस। तो तो इसलिए मैं बहुत फेवर में हूँ कि अगर आपसे बिल्कुल हैंडल जब नहीं होता बच्चा, स्पेशली रात के टाइम में, मदर थकी हुई है या नहीं है इतनी फैमिली आसपास, आप डायपर बेशक यूज करिए, वरना जल्दी से जल्दी मेक द स्विच एंड स्विच टू लंगोट। स्पेशली पूरे महीने के बच्चे में एक्चुअली फॉर द स्किन इट इज बेटर कि अगर लंगोट पहनाई जाए। और ये जो आपने बात बोली कि पी का कैसे पता चल जाएगा, ये पता चली जाएगा फिर, मतलब ना भी आई थिंक चाहोगे तो भी पता चलेगा। मेरा बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, अब जो स्टिल हम भी शायद उससे अभी मूव आउट नहीं कर पाए, बट डायपर जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट आल्सो। वी आर टॉकिंग अबाउट द Yes, I am a part-time environmentalist, so it generates a lot of waste, and it's very difficult because parents के ऊपर इन दिनों इतना प्रेशर होता है कितनी चीजों का, वो फिर एंड आई मस्ट से कि एक चीज जो मैंने रियलाइज की कि बेबी के बाद जो चीजें चेंज होती हैं, वो दैट हैज टू, घर का पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम हैज टू चेंज, not only as, now I'm saying as a father, not only as per baby but as a combo of mother and baby. So बहुत सी चीजें, so there is nothing exactly right or wrong. वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर्दियों में कभी कभी पुटिंग डायपर्स बिल्कुल में मेक्स मच मोर सेंस। बिल्कुल। और देखिए, कोई भी ऐसी चीज जिसपे मैं तो, अगेन ये मेरी एक पैट लाइन है कि मैं तो बेबी की डॉक्टर हूँ ना, तो भाई एक तरीके से केयर प्रोवाइडर तो मेरे पेशेंट का तो मदर है ना, मुझे तो मदर का ख्याल रखना है। अगर मदर स्ट्रेस हो रही है, तो आई एम एक्चुअली नाउ गोइंग टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन इन अ स्लाइटली डिफरेंट टेंजेंट, एंड दैट इज ऑन द मदर्स मेंटल हेल्थ। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज किसी भी चीज से अगर मदर स्ट्रेस हो रही है, मतलब मैं आज के दिन ये बिल्कुल ऑन कैमरा बोलना चाहती हूँ, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग से स्ट्रेस हो रही है, इट डजेंट मैटर एज मच एज द मदर्स हेल्थ मैटर्स। अगर मदर को खुश रखना, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है इन सब चीज़ों के, सबसे ज़्यादा दिक्कत मदर को हो रही है, मदर की। और मैं मदर्स को ही बोलती हूँ कि आपको चाहे खुशी भी हो बेबी होने की, बट एक तरीके से आपकी बॉडी, आपके माइंड में, आपकी पूरी लाइफ में अर्थक्वेक आ गया है। किसी की लाइफ में इतना अर्थक्वेक नहीं आता जितनी मदर की लाइफ में आता है। और उसके बीच में उनको एक नई चीज सीखनी है, बेबी का ख्याल रखना, उसमें उनको एक नई चीज सीखनी है, ब्रेस्ट फीड करवाना। ऐसी चीजें बॉडी से करवानी पड़ रही हैं जो कभी बॉडी ने करी नहीं है। आप समझिए कि हम कितना टॉल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो भी चीज मदर को सहूलियत दे, चाहे वो एनवायरमेंटली खराब भी हो चाहे वो पीडियाट्रिक्स भी ना हो, चाहे वो बिल्कुल ही मतलब जो नानी दादी या फॉर दैट मैटर पीडियाट्रिशियन बोले उसके अगेंस्ट हो, मैं तो कहती हूँ अगर मदर को किसी चीज से आराम मिलता है इतने बड़े कोलाहल में, वो कर चीज कर लेनी चाहिए। I think you have just explained everything about mother instinct, right? Yes, absolutely. So a lot of time कुछ नहीं समझ आ रहा, but mother knows what is right for the baby. बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छे पीडियाट्रिशियन हैं या अच्छे पीडियाट्रिशियन बनना चाह रहे हैं, अगर आप बेबीज के साथ किसी भी तरीके से डील करते हैं, चाहे एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन, एज अ पीडियाट्रिशियन, एंड दिस इज जस्ट द मेडिकल साइड ऑफ थिंग्स, एज अ नानी, एज अ दादी, एज अ मदर, यू हैव टू बी सेंसिटिव टू द मदर्स फीलिंग। क्योंकि मदर का जो कनेक्शन है बेबी के साथ, मतलब it is beyond physiology, it is beyond it is in the realm of spirituality, it is then going to a mystical level. I'll actually मैं अपनी कन्वर्सेशन पुरानी लेके जाऊंगा, जब मैं बीएचयू में पीडियाट्रिक्स में राउंड्स पे जाते थे और जब हम लोग की केस हिस्ट्री प्रेजेंट करनी होती थी, उसमें एक चीज़ बोलते थे कि हिस्ट्री गिवन बाय मदर एंड रिलायबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, और हम हमेशा उसको नॉन सेटिस्फैक्ट्री लिख के आते थे। हमें लगता था शायद मदर तो बता नहीं पा रही है गांव से। नो, जैसे जैसे आप सीनियर होते हो, इट्स नॉट दैट मदर्स बिकम बेटर, your way of actually Yes. asking history from mother becomes much more, so suddenly that non-satisfactory changes to satisfactory. So it's not, nothing is changing, वही माँ है, बस आप उससे पूछ पा रहे हो, उसकी चीजें नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, क्योंकि मैं तो अभी तक सीख रही हूँ। मैं अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले की बात बताती हूँ कि एक बच्चा हुआ था जो छोटा पैदा हुआ था। आपको पता ही है कि जब छोटे पैदा होते हैं, प्री टर्म बच्चे होते हैं, तो उनके चांसेस ऑफ हैविंग सम प्रॉब्लम्स लेटर ऑन ज़्यादा होते हैं, स्पेशली लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट। वो मदर बार-बार एक ही बात पूछ रही थी, एंड आई मीन इट वाज़ एट द पॉइंट दैट एज़ द फिजिशियन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ, और मदर बहुत ज़्यादा चिंतित है। मुझे समझ में ना आया क्यों है चिंतित। जब मैंने उनसे और पूछा तो पता चला जो बड़ा बच्चा है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। देखिए, आपने जो अभी बात बोली ना, वही मेरे को अब समझ में आया कि कोई अगर किसी चीज को लेके ज्यादा आशंका में है,
कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके लिए वो आशंका में है। ये चीज़ मैंने सीखी है अपनी प्रैक्टिस में लानी कि मेरे को इस चीज़ पे सेंसिटिव रहना है। मैं उसको अपने ईगो पे ले लूँ कि जी सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही मेरी बात, एक वो ईगो वाली बात हो गई। और एक ह्यूमिलिटी एज़ अ ह्यूमन बीइंग हो गई कि उसको तो बिल्कुल मेरे साथ हो रहा होता, मैं भी उतनी चिंता में रहती। और मैं आज अब बच्चा 2 ढाई साल का है, मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर सिबलिंग, अनफॉर्चुनेटली दैट फेलो स्टिल हैज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बट मुझे अब समझ में आता है कि मैं उसकी जगह होती, मैं भी यही ऐसे ही रिएक्ट कर रही होती। और ये वाली चीज़ आई थिंक एज़ अ फिज़िशियन हम लोगों को अम, मद्देनज़र नज़र रखना और स्पेशलिटीज़ में, सब स्पेशलिटीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बट पीडियाट्रिक्स से ज़्यादा किसी में नहीं। हाँ, पे ये काफी सटल तरीके से आते हैं, यू हैव टू नोटिस वेरी डेप्थ, यस, है ना? और कई बार वो चीजें बहुत, क्योंकि इट्स सच अ डिफिकल्ट टाइम, वो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ आती है, तो आई एम श्योर कि जी। कई बार यू हैव टू हियर दैट फ्रस्ट्रेशन आउट आल्सो। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ऐसे टाइम पे होती हूँ पेरेंट्स के साथ, स्पेशली अगर उनका बच्चा बीमार है। अगर बच्चे ठीक हो रहे होते हैं तो देखिए कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हाँ, होती। अगर बच्चे बीमार हो रहे होते हैं तो अम, एक तरीके से मेरी जो ब्रांच है, मेरी जो सब स्पेशलिटी है न्यूबॉर्न आईसीयू केयर, वो इतनी क्या बोलूँगी मैं, एज ऑफ लाइफ एंड डेथ है। एक तो ये एज ऑफ लाइफ एंड डेथ होता है और एक दूसरी तरफ एज ऑफ लाइफ एंड डेथ होता है। मैं इस तरफ हूँ। अ, उसमें मैं पेरेंट्स से बेस्ट चीज़ यही बोलती हूँ जो मैं बोलती हूँ हर बार कि भई हम टीम में हैं, इकट्ठे करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। बिकॉज़ बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है। बिफोर वी फॉरगेट अबाउट एंड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेस्ट फीडिंग में मैं एक चीज और मुझे याद आया, which is very important for everybody to know was you have the bank, हुँ, right? हुँ। So एक मदर जो अगर जिसको ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है, उसी जगह ऐसी भी है मदर जिसको ब्रेस्ट फीड ज्यादा आ रहा है, तो यू कैन एक्चुअली गिव दैट मिल्क टू दैट किड आल्सो। येस, उसके बारे येस, में ये बहुत थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। तो अगर किसी मदर के ज़्यादा ब्रेस्ट फीड आ रहा है, किसी भी आई मीन सम मदर्स आर जस्ट ब्लेस्ड विद एन एक्सट्रीमली गुड मिल्क सप्लाई और उनके बच्चों को नहीं ज़रूरत पड़ रही, उन्होंने बैंक भी कर दिया। मैं तो बहुत मदर्स से फ्रीज़ करवाती हूँ क्योंकि आगे काम आता है उनके, बट उसके बावजूद बहुत मदर्स के पास बहुत मिल्क सप्लाई होती है। लाफेम में, फोर्टिस लाफेम में है बैंक व्हिच इज़ इन साउथ दिल्ली। एंड जो प्रोसेसिंग होती है डॉक्टर हिमांशु, वो जैसे ब्लड की प्रोसेसिंग होती है, जैसे ब्लड ओह बैंक वाओ, होता है, बिल्कुल उसी लेवल की प्रोसेसिंग होती है। और वो वाला मिल्क दिया जाता है ऐसे बच्चों को जो छोटे हैं या प्रीमेच्योर हुए हैं या जिनको कोई और दिक्कत हो रही है, वो मिल्क उनको दिया जाता है। और ओके, सो किसी को जरूरत हो दे कैन एक्चुअली रीच आउट टू येस, मिल्क दे कैन, बैंक। दे कैन, दे कैन। Oh, oh, very. दैट्स अ But this knowledge is also very important कि अगर सोसाइटी में भी अगर ऐसा है, तो जान पहचान में भी कई बार होता है कि इनके यहाँ भी बच्चा हुआ, उनके यहाँ भी बच्चा हुआ, अगर किसी को नहीं हो रहा है तो by this way we can maintain a milk supply to that baby also जी, जिसको नहीं मिल पा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। Now before we move on, one last thing, what are the ways to store the blood to the mother's milk, क्योंकि I remember मदर को भी नींद की जरूरत होती है, जी, जी। तो वी कैन डू एक्सप्रेस मिल्क, हुँ, हुँ, जिसको फिर एज ए फादर मदर जब सो रही है तो फिर मैं उसको पिला सकता हूँ। एक बार उस बिल्कुल। पे डूज एंड डोंट्स वो एक बार बताएं। बिल्कुल। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बढ़िया चीज़ है बेबी और मदर के लिए, बट ऑफ कोर्स बहुत डिमांडिंग है जैसा आपने बोला। और मैं यही कहती हूँ पिछले कर्मों का फल है। अगर आपका बच्चा 3 घंटे सो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कर्म मेरे जैसे हैं जो खराब थे और 1.5 घंटे में बच्चा उठ जाता है, फिर मदर को तो नींद ही नहीं मिल पाती है। ऐसे में पंप करके रखना दिन में 2 या 3 टाइम, फ्रिज में पीछे अगर रखेंगे तो वो मिल्क आराम से आप 72 आवर्स से पहले आप निकालें। हल्के से गर्म पानी में इनडायरेक्टली आपको गरम करना है, माने कि पानी की तश्तरी ली, गरम पानी की तश्तरी, उसके अंदर बॉटल रखी, जितना भी 50-60 ml आपको लगता है बच्चा पी लेगा। वो वाला मिल्क आप वापस से रीहीट नहीं कर सकते। अगर बच्चे ने 1 घंटे में पी लिया है तो पिला दीजिए। अगर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं हमारी कंट्री में, जैसे आपने पंप किया, आपको पता है बच्चा 1 घंटे में पी लेगा, तो वो 1 घंटे में आप पिला सकते हैं। और अगर हम लोग फ्रीज़ करते हैं तो उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं रहती, बट फिर भी वो फ़ॉर्मूला से फिर भी अच्छा रहता है। ओके, और वो वाला जो मिल्क है आप आराम से 6 से 12 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, थॉ करके, अगेन इनडायरेक्टली हीट करके। आई रिमेम्बर बिकॉज जो थॉ वाला भी है फ्रीज के लिए भी, उसके लिए भी कुछ ऐसे कंटेनर्स भी आते हैं जो ट्रेवल फ्रेंडली होते हैं। जी। सो कई बार इफ यू ट्रेवल इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रेवल करने हैं, तो उसमें यू कैन हैव दैट, जैसे जरूरत पड़ रही है यू कैन थॉ एंड जी। यू कैन गिव इट। नाउ दिस इज़ एक्चुअली कमिंग इंटू वोग मच मोर। या सो what is right temperatures, why don't we heat, so और heat करने से क्या इशू होता है, और क्योंकि एक्सीलेंट कई बार क्वेश्चन। फॉर्मूला मिल्क तो बच्चे को गर्म ही दे रहे होते हैं, यस। तो तो formula milk, unlike breast milk, formula milk has no living properties. Breast milk is an alive organism. It's a whole living beautiful fluid जो perfectly suited होता है हर मदर और बेबी के बीच में।
और बिल्कुल यूनिक होता है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब एक मदर का मिल्क इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट, एक मदर का मिल्क और दूसरे मदर का मिल्क सेम नहीं रहेगा। बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बनता है। एग्जैक्टली वैसे बनता है और मदर के मूड के हिसाब से, मदर के गट बैक्टीरिया के हिसाब से, मतलब अब तो इसमें रिसर्च इतनी आगे हो चुकी है कि वो बिल्कुल ही मिराक्युलस टाइप का फ्लूइड, इट्स लाइक अ मिरेकल फ्लूइड। और वो वाली चीज अगर गर्म करी जाए तो वो जो मिरेकल वाला कंपोनेंट है वो खत्म हो जाता है जो Okay. इम्यूनिटी वाला कंपोनेंट है वो खत्म हो जाता है। Okay. तो वो इम्यून वाली चीजें ना खत्म हो इसलिए हमें सिर्फ रूम टेम्परेचर पे लाना होता है। इसलिए हम कभी भी डायरेक्टली उसको उबालते नहीं हैं, डायरेक्टली उसको गर्म नहीं करते, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे लाके जो वही वाला टेम्परेचर है जिसपे बेबी और मदर वैसे ही ले लेते हैं, Okay. उस पे ही लेके आते हैं। Well, thank you. Thanks a lot. I'm sure we are going to come back again and do another podcast जहाँ पे maybe we can just take questions from the viewers. और आपको इस पूरी बातचीत के दौरान कहीं पे भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद ये चीज़ नहीं पूछी या आपका कोई confusion, you can always put in comments and I'm sure I'm going to get Dr. Megha again back on it. So now let's move to another very important topic is the bathing. Because bathing baby becomes very छोटा सा बच्चा, इसको पकड़ने में डर लगता है पहले दिन और उसको कैसे तो नहलाएं. So what is the right time when we should start bathing? Till when I think there's also about the cord care. और इसको कैसे करें? जस्ट वेरी फ्यू थिंग्स। कॉर्ड क्या होती है, जो मदर और बेबी का कनेक्शन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड वो होती है, उस पर यूजली क्लिप लगाते हैं इन दिनों और वो गिरती है 5 से 7 दिन के बीच में। कुछ बच्चों की 3 दिन में भी गिर जाती है और कुछ बच्चों की 10 से 12 दिन में भी गिरती है। उसका जो गिरना होता है वो एक बायोलॉजिकल बैक्टीरियल प्रोसेस है जो स्किन बैक्टीरिया करवाते हैं, इसलिए अपन उस पर कुछ भी लगाना नहीं चाहते। वी वॉन्ट द बैक्टीरिया टू डू द जॉब इन सो मेनी वेज, दे आर गुड बैक्टीरिया, दे आर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो हम लोग उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाते हैं, वी लेट द बैक्टीरिया वर्क एंड उसके 2 दिन के बाद अगर सब ठीक ठाक हुआ है तो 2 दिन के अंदर वो बिल्कुल श्रिवल अप हो जाती है, वो बिल्कुल ऐसी डार्क सी हो जाती है, छोटा सा वो प्रॉपर नेवल बन जाती है। उससे पहले अगर हम लोग बाथ वगैरह देते हैं तो थोड़ा ये पॉसिबल है कि हम लोग इन्फेक्शन लेंगे, इसलिए हम लोग वेट करते हैं कि जब तक वो फॉल ऑफ नहीं करती हम लोग मसाज और बात नहीं शुरू करते हैं। वो जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है उसको भी थोड़ा सा उसको हम डिस्टर्ब कर होने सकते हैं. देते हैं जी। उससे पहले सिर्फ स्पंज करते हैं बच्चों को, पानी और मैं तो पानी और वो सजेस्ट करती हूँ, मैं तो कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट उस टाइम पे तो नहीं सजेस्ट करती हूँ। So स्पंज से पहले भी कर सकते हैं. स्पंज आप उससे पहले करिए और एक बार वो नेवल गिर जाए और 2 दिन निकल जाए, वो प्रॉपर नेवल बन जाए, उसके बाद आप नहलाना और बेदिंग शुरू कर सकते हैं। तो नहलाने और बेदिंग का इन दिनों तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही होगा इन दिनों जो वो डर वाला हिसाब है, हमारे टाइम में तो टब होता था इन दिनों जो डर हिसाब है वो खत्म हो गया है क्योंकि बड़ा बढ़िया से टब्स होते हैं जिसमें बेबीज को रखा जाता है एंड द हेड इज आउट ऑफ द वाटर। कुनकुना पानी मतलब ल्यूकवार्म वाटर इज गुड इनफ। बच्चे को अच्छे से मसाज करें, जो ट्रेडिशनल इंडियन मसाज है, जेंटली डन, उसके बहुत फायदे होते हैं बच्चे के। मैं यूजुअली जो ऑयल सजेस्ट करूंगी दे आर ऑलवेज नेचुरल ऑयल्स, सो आई यूजुअली सजेस्ट ईदर अ कोकोनट ऑयल बेस्ड क्लीनर oil or sesame seed oil, because in my experience neither of these cause too many problems to the babies. I also suggest something that you can eat, because there is research to show that whatever you're putting on the skin of babies goes actually into their system. Okay. तो इसलिए I don't like to use oils no matter what the fancy names. I won't take the names. कंफ्यूजन जो मुझे रहा, लेकिन मैंने अच्छे बच्चे की तरह कभी उस पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि जो नानी कहती थी तो क्या तिल के तेल और नारियल तेल में कुछ ये भी डिफरेंसेस होते हैं कि कौन सा सर्द होता है कौन सा गर्म होता है? तो देखिए ये क्योंकि दैट कम्स ट्रेडिशनली और मैंने चुपचाप वो चीजें सुनी मानी, लेकिन मुझे लगा तेल तो तेल ही होता है ना. There are differences between them according to the Ayurvedic traditions. So while I'm not a trained Ayurvedic professional, what I do tell you is that they seem to work actually better in different seasons. So maybe there is something to it. I don't know what the science of that is, because that is not observational science. It's been observational science for so many years. So I actually, like I said right in the start, कि नानी और दादी की कही हुई बात सुननी तो चाहिए ही और उसको आजमा देने में भी ना कोई बुराई नहीं है. So जब बात तेल की शुरू हुई है तो अगली बात आती है मसाज पे, क्योंकि I have seen extremes कि वो जापा, and I think they actually, what is the full form of japa made? I have no idea. Okay. But this is to do with the japa period, वो उस वाला period जो 6 weeks. हाँ. And then उसमें getting massage can sometimes become literally hysteric. मतलब लोग इस लेवल पे जा करके हड्डियां मतलब मसाज करवाना और वो कील तक निकलवाना छाती से, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम. So कितनी, how important is massage, how it should be done, and by whom it should be done? So again we are in the realm of not entirely well studied things, but studied enough for us to say definitely massage is beneficial, no question about it. Even in preterm babies massage studies have been done.
Now, is it beneficial? Now I'm going to talk science, and then in a little bit I'm going to talk about what my experience has been. So, as far as the science is concerned, is it beneficial because there is bonding experience with the baby? We are come from primates. हम लोग primates से आए हैं. And if you think about monkeys, they are literally चिपका हुआ to their mothers at all times because this is how they regulate their autonomous nervous system. Babies regulate their autonomous nervous system by being in touch. So our skin, it has all of these sensors that actually will tell the baby that the baby is safe or not. Okay. And babies are so deeply connected and so beautifully connected to their caregivers that even they are able to pick up. So there are so many studies that are done कि अगर caregiver का मन अच्छा नहीं होगा, वो baby pick up कर लेगा, ठीक है? And many times this is mediated through something like the skin. So now, is it because हमारी जो मसाज है वो skin पे हम baby के skin को touch कर रहे हैं in a loving manner, उसके कारण फायदे हैं, या जो तेल जा रहा है स्किन के अंदर उसमें फायदे हैं? ये अभी ग्रे है, मगर ये तो डेफिनेटली देखा गया है कि जिन बच्चों को मसाज करा जाता है उनका बॉन्डिंग, उनका रेगुलेशन, उनका डाइजेशन वो काफ़ी बेटर होता है. अगेन ये वो वाली चीज़ हो जाती है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशनल साइंस है जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं, ये तो कहती ही है कि जी मसाज आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसके कुछ चीज़ें डेफिनेटली सीम टू बी स्पॉट ऑन करेक्ट, दे डू. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट. द सेकेंड थिंग दैट यू आस्क्ड इज कि कैसे करनी चाहिए. भाई मेरा ऐसा विश्वास है कि हम चाहते तो अपने बच्चे को अपने आप से ही बॉन्ड करना चाहते हैं, और मैं अगेन ये मेरी एक लाइन होती है कि आप चाहते हो कि बच्चा आपसे ज़्यादा प्यार करे तो आप ही करिए, ये बेटर रहता है. घर वाले में से कोई करें और आपको caregiver जी, should get it caregivers done. should ये be बाहर doing it. से किसी को बुला जी, करके और मुझे third person. ऐसा नहीं लगता कि उससे कोई बहुत स्पेसिफिक क्या ही हो जाएगा, बहुत फायदा. एंड यू आर राइट, सम ऑफ देम आर ओवर एंथुजियास्टिक और कुछ ज़्यादा ही तोड़ ताड़ हो रही होती है. आई डोंट नो हाउ बेनिफिशियल दैट इज़, आई डोंट थिंक इट्स बेनिफिशियल. तीसरी चीज़ जो आपने कील निकलवाना बोला चेस्ट में से, तो वो एक प्रोसेस होता है. तो बहुत सारे बेबीज़ को ब्रेस्ट में थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है. दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू द मदर्स हॉर्मोन्स. एंड इससे क्या हो जाता है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग होती है और हल्का हल्का लोगों को लगता है कि वो प्रेस करते हैं उसमें से मिल्क निकलता है. उसको पुराने ज़माने में विचेस मिल्क बोलते थे. Okay. प्रॉब्लम क्या होती है इन सब चीज़ों से कि ट्रॉमा होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि अगेन वो ओवर एंथुजियास्टिक मसाज करी जाए उस एरिया की तो ट्रॉमा हो जाता है. और उन वाले बेबीज को जिसको मसाज करी जाती है, देयर इज मच मोर इंसिडेंस ऑफ एब्सेस इन द ब्रेस्ट, व्हिच मींस पस इन दैट लिटिल ब्रेस्ट टिश्यू. What that will do, so that abscess in the breast actually will harm the existing breast tissue, which in a girl when she grows up might actually be difficult for her to lactate. So actually it's actually I mean, as you have heard, actually many practices that are traditional are actually very good. They have a lot of sense and a lot of scientific sense, but this one particularly is because I have seen some really bad cases. Is not the best thing to do. It is not at all advisable. अगर है breast swelling तो आप बस उसको रहने दीजिए. और ये भी मैं समझती हूँ कि हमारी कंट्री में कुछ चीज़ों को ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है नहीं हमें. हाँ. बट ये कुछ चीज़ों में होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी Setting a रहने balance. दो. हाँ, वो so एक और चीज़ है ना कि we are unlike West, we are very vibrant and very emotional society. Yes, yes, yes. यहाँ पे Absolutely. या इधर माई वे और हाईवे, हाँ, तो या तो बिल्कुल. हम सब करेंगे, और अगर कहीं बैलेंस की बात हुई तो फिर तुम लोग अपना खुद से कर लो. हमें यस क्या? यस बिल्कुल. तो वो थोड़ा सा ना और ये बेस्ट पार्ट है जो आपने पहले बोला था कि ये सब कुछ 4 में आता है जब हाँ. बेबी पैदा होता है. ये जो जेनरेशनल गैप बोले या कुछ भी बोले, ये तब आता है जब बेबी पैदा होता है. तब आपको एक्चुअली फर्क लगता है कि आप में और आपके पेरेंट्स में या प्रीवियस जनरेशंस में कितना ज्यादा फर्क है इस चीज को लेके, है ना. No, it's very important. Well, so before we finish the massage part, एक और चीज, तो कई बार जब बच्चे पैदा होते हैं अधिकतर उनके पैर थोड़े से बेंट होते हैं, ओके, और फिर वो स्पेशली अब घर पे नहीं कर पाएंगे तो मसाज वाली बुला करके इसके पैर सीधे करवा देंगे. So how important is that, and when does it automatically becomes better? एक बार उसके ऑटोमेटिकली बेबीज के पैर थोड़े से कर्व्ड होते हैं. अगेन द बोन्स आर बेसिकली अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट दे आर इन. They're in womb, so it's like तो वो बिल्कुल ही अच्छे से मुड़े हुए हैं और ये नॉर्मल होता है. ये मैं बिल्कुल एम्फसाइज करना चाहती हूँ, ये नॉर्मल होता है. ज़्यादातर बेबीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती. और ये कि हम लेग सीधा कर देंगे, नाक सीधी कर देंगे, आंखें छोटी हैं बड़ी कर देंगे. ये अब वैसी वाली चीजें हैं कि थोड़ी and also सी importance of open fontanelle because head massage भी नहीं करनी है. तो ये सब चीजें जो है ये अब थोड़ी सी हम मिथ में चले जाते हैं. ये हम अगेन ट्रेडिशंस आर ब्यूटीफुल. मतलब एज अ फादर आई एम सेइंग, मैंने my sons like I watched them, क्योंकि मैंने लास्ट बेबी आई थिंक जो मैंने देखा तो मैं खुद था. तो और वहाँ का आपको याद नहीं? वहाँ का मुझे याद नहीं है. So मेरे लिए Rudra has been a lesson also, you know, a learning lesson. I've been watching, so I've seen the legs ऐसे थे. फिर I remember
when you said कि देखो जब ये चलना शुरू होगा, when weight bearing will start, बिल्कुल everything बिल्कुल will happen. And बिल्कुल धीमे धीमे I've seen अभी वो सीधे हैं. और वो जापानी नहीं किए हाँ वो जापानी नहीं वो अपने किया. आप ही हुए And उसमें I think realize was very important because I also do sometime you know a lot of time massage, so that bonding is very important, that time when you Yes. spend and that eye to eye contact जब आप कर रहे होते हो, बच्चा आपको बिल्कुल देख के he is laughing, jiggling, looking at you, बिल्कुल है ना, so that becomes very important and over period of time becomes very emotional connect. yes and that is why I strongly suggest that family members And caregiver, I mean Caregivers, primary, I बिल्कुल. think तो माँ बाप के अलावा किसी को छूने नहीं देना चाहिए. मतलब हमें लगता है So- बच्चे बड़े होके वैसे भी एक टाइम के बाद दोस्त बनेंगे, टीचर बनेंगे, जब तक वो हमें मिल रहे हैं उनके लिए नहीं, हमारा लालच है कि जितना ले सकते हो उतना ले लो. I will not deny that बिल्कुल भी and it is best कि family member करे. मैं इस चीज में कि आप कहीं बाहर से कुछ आपको specialized कुछ मिल जाएगा, मैं थोड़ा इसमें फेवर में नहीं. Well, turning this conversation to some very important aspect, because कई बार जब बच्चे प्री टर्म पैदा होते हैं हम्म. तो कहानी जो इतनी हम खुशी और इस सब की बात करें, कहानी एकदम अलग होती है. Stress is at I remember baby which was been there I think 42 days or more than that. I mean जो बच्चे के साथ थे जब when I was there around in NICU. तो just go unleashed about preterm because I have zero understanding. जो पढ़ा था कब का भूल चुके हैं. और प्लीज. तो मैं अगेन दो पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगी जर्नी ऑफ अ प्रीटर्म मदर. ठीक है, एक तो है पर्सपेक्टिव ऑफ एज अ फिजिशियन, सो माय पर्सपेक्टिव, एंड बिकॉज नाउ आई हैव बीन विद दैट जर्नी ऑन मेनी मम्स, तो मैं उनकी भी पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ. मैं बहुत हम्बली बोलूँगी कि इतनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है. मैं तो आज के दिन यहाँ बैठ के ये बोल सकती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे में इतनी है कि नहीं. मतलब मैं बहुत बहुत उनको हर बार बोलती हूँ जब वो डिस्चार्ज होते हैं कि ये मेरा प्रिविलेज है कि आपने मुझे इतना ट्रस्ट किया, क्योंकि मतलब जब आपने मुझे बच्चा पकड़ाया है वो इतना छोटा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन नॉट सस्टेन लाइफ ऑल बाय how देमसेल्व्स. smaller when you call preterm and प्रीटर्म हम लोग बोलते हैं लेस देन 37 वीक्स में, व्हिच वुड बी स्लाइटली लेस देन 8.5 months. but what is the earliest you have saved, मतलब कितने छोटे से? 24 weeks and few days. Wow. And those babies were twins, and I think they were good weight, so they were 600 grams. The smallest baby that I have seen who is now 4 years old is 510 grams. Because अभी we had a podcast with the pediatric cardiologist and उसमें हम बात कर रहे थे कि जी. we only talk about live fetus beyond 28 weeks. जी. और उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं, so that was coming जी. from another specialty कि 28 weeks से पहले तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं कई बार. और यहाँ पे but then that time we also mentioned it's very precious and it's बिल्कुल. one to one basis, so saving 24 month. तो सेव तो क्या ही बोलूँ मैं डॉक्टर हिमांशु, अगेन वेरी हम्बली, यू डू वट एवर यू कैन डू साइंटिफिकली, एंड देन ऊपर वाले के आप साथ, मतलब बिल्कुल ऐसे ही होता है. इट इज़ एक्चुअली बिकॉज इट इज़ द एज ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो आप बिल्कुल मतलब हाथ थाम के चलते हो. और यही चीज़ मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ. मैंने बोला इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स. फ्रॉम माई परस्पेक्टिव पहले 7-10 दिन तो मोर्टेलिटी की बात हो रही होती कि बच्चा बचेगा कि भी नहीं. उसके आगे वाले दिन हम लोग ये ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कम से कम दिक्कतें हों, इन्फेक्शन कम से कम हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कम से कम हो, ताकि बच्चा कैन बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आगे जाके. आई मीन एंड आई एम अगेन सो ग्रेटफुल टू नो सो मेनी babies that were born at 600 grams, 700 grams, 500 grams that are completely chatterboxes at 4 and 5 years, and they come and show me in my OPD, and I am just so grateful to see them, because it is बचाना उनको एक चीज़ है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हों मेंटली, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है. बट आई वोंट गेट इनटू दैट. फ्रॉम द मदर्स पर्सपेक्टिव लेट मी टेल यू नाउ, I don't think there will be much more difficult times in a human being life than going through that. क्योंकि आपका जो एक नॉर्मल परसेप्शन होता है कि जब आप मदर बनती हैं, वो बिल्कुल जैसे आपने बोला खुशी आई है, नई लाइफ आई है घर में, और यहाँ तो बच्चा ये इतना छोटा है कि मदर ही रिलेट नहीं कर पा रही, किसी और का तो बहुत दूर की बात है, मदर रिलेट ही नहीं कर पा रही शुरू में. तो पहले 7-10 दिन के बाद थोड़े बेबी स्टेबलाइज हो जाते हैं. जल्दी से जल्दी जब हम कर सकते हैं, मदर और बेबी को इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं. इसको स्किन टू स्किन कैंगरू केयर कहते हैं. बट मदर्स के लिए छोटे से बच्चे को देखना विथ ऑल द लाइंस, हमें तो इसलिए डालना पड़ रहा है ना क्योंकि हमें ज़िंदगी देनी है. बट एक तरीके से तो मदर के लिए तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं. तो एक बहुत सारी स्टडीज, there's a big body of work now on how mothers experience being inside the NICU. A lot of trauma, how they undergo it, how they deal with it, what happens to them later, which is something I'm very interested in, because
I mean, I'm dealing with them not at just that time or even at the time of discharge. I'm even dealing with them आगे. उनको बड़ा जी होते हुए जी देखते हैं। जी तो वो उनके ऊपर क्या बीतती है ये बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ. आई एम जस्ट इट इज beyond beautiful to see the kind of resilience that the human spirit shows in that kind of situation, both the baby and the mother. अलग लेवल का हम पुश कर करके मदर का मिल्क मंगवा रहे होते हैं. मदर उस टाइम पे एक ही काम कर रही होती है, वो है मिल्क Yeah. प्रोवाइड करने का, और वो उसी से फिर हमारी जर्नी चलती है. और अगर ऊपर वाले की दया होती है तो एवरीथिंग रियली गोज वेल. सो कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, मेडिकेशंस. सो कई बार बच्चे को जुकाम हो गया, खांसी लग गई है ना, पॉटी आ रही है बार बार, नहीं आ रही है. सो कई बार मेडिकेशंस दी जाती हैं. हाउ इम्पॉर्टेंट आर मेडिकेशंस, व्हाट मेडिकेशंस कैन बी गिवन? क्या बच्चों में ओवर द काउंटर मेडिकेशंस भी होती हैं, और अगर हैं और कौन सी हैं जो रूटीनली नहीं देनी चाहिए? व्हाट इज योर टेक एंड व्हाट इज एज अ क्लिनिशियन? So I'm sure different people have different takes on this. I'm going to tell you mine. Exactly. Okay. My take is the minimum the medication the better. ठीक है. तो लेस देन 3 months में यहाँ तक कि पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हम कौन सी दवाई लें. सब यही हिसाब होता है. मैडम हमारे बच्चे को बुखार हो जाएगा तो हम क्या क्या दवाई दें. लेस देन 3 months के बच्चे में अगर बुखार हुआ तो वो एक्चुअली काफ़ी एक बड़ा डेंजर साइन है. होना नहीं चाहिए. ओके. बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और ऐसे कि अपन ऊपर से कोई दवाई दे के उस चीज़ को सप्रेस करें, ये भी नहीं होना चाहिए. तो एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू कंडीशंस, जैसे बच्चे को ज़्यादा गर्म रख लिया और बच्चे को उसके कारण से बुखार हुआ, उसके अलावा वो तो बहुत आसानी से हो जाता है. वो बच्चा बिल्कुल स्वेट करता हुआ आता है, आप खोल दो थोड़ा सा, बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, बुखार गायब. इस सिचुएशन के अलावा कुछ भी अगर बच्चे को बुखार हो तो वो वाली चीज़ एक्चुअली अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करी जानी चाहिए. वो सिर्फ दवाई देके उसको चुप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है. क्योंकि हम लेस देन 3 months में तो हमें क्रोसिन भी नहीं देनी, ओके, पैरासिटामोल भी नहीं देनी. आई रिमेम्बर, क्योंकि जब एक बार डिस्कशन हुआ था कि अब बुखार आ रहा है तो कहीं यूरिन में बैक्टीरिया आ गए, जी तो फिर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं हुआ जी होता है, जी राइट? जी वो बहुत सीरियस इन्फेक्शन बन सकता है. और उसको अगर हम चुप कर देंगे एक तरीके से पैरासिटामोल देके, तो वो एक्चुअली बच्चे के भले में नहीं है. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात जो आपने बोली कि कौन सी दवाइयाँ, 3 महीने से कम बच्चे में मैं तो बोलूँगी बस 2 ही चीज़ें. एक नेजल ड्रॉप्स, जो सेलाइन ड्रॉप्स होती हैं, जो एक्चुअली अगर सोचा जाए तो दवाई है ही नहीं, वो नमक का पानी है जो हम पर डाल रहे हैं नोज़ में क्लियर करने के लिए नोज़ को, और भाप. इसके अलावा तीसरी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो मतलब बच्चे को फिर कुछ मेजर हो रहा है, इसके अलावा एक कुछ दवाइयाँ होती हैं सो कॉल्ड पाचन की, कॉलिकेट जो कॉलिक के लिए होता है, थोड़ा सा हींग के एप्लीकेटर्स. इसके अलावा और कोई दवाई की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए बच्चों को ज़्यादातर. अगर पड़ रही है और अगर एंटीबायोटिक्स की पड़ रही है ज़रूरत, तो बच्चा बहुत बीमार होगा. इट हैज टू कम थ्रू अ It has स्पेशलिस्ट. to come through a specialist. It cannot be something that's just done over the counter, not at all. दवा तब देंगे जब प्रॉब्लम आ रही है. सबसे कॉमन प्रॉब्लम रनी नोज, ब्लॉक नोज जी जो होती हैं, या फिर जुकाम सा लग रहा है बच्चे को, देन द नेजल ड्रॉप्स आर द बेस्ट वन. जी. और सो क्या सर्दियों और गर्मियों में पैदा होने वाले बच्चों में कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी अलग अलग होती हैं जो आप डेली बेसिस पे देखते हो, जिसपे घर पे उनमें क्या सावधानियां रखती हैं? ज़्यादातर बच्चों को 2-3 ही दिक्कतें होती हैं. ज़्यादातर बच्चों की नोज ब्लॉक होती है. अब नोज ब्लॉक अगर आप एसी का टेम्परेचर 22 रखेंगे तो भी होगा, अगर आप बिल्कुल भी एसी ऑन नहीं करेंगे और पंखा भी ऑन नहीं करेंगे तो भी होगा. तो वो अगर आप सोचें तो एक तरीके से वो एक बीमारी नहीं है, वो एक बच्चा, क्योंकि उसकी नाक बहुत छोटी है और म्यूकस बहुत जल्दी बनता है, वो एक कंडीशन है जो अपन को मैनेज करनी होती है. बट ऑफ कोर्स टू अ न्यू पेरेंट दैट कैन सीम वेरी वेरी फ्राइटनिंग, क्योंकि खर 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 की आवाज़ आ रही है, उनको घबराहट तो होना नेचुरल है. दूसरी चीज़, पेट में दर्द होना, कोलिक. अब ये भी चीज़ अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कॉमन है, और मैं ये बोलूँगी उसमें भी मिनिमम दवाइयाँ देना ही अच्छा है. इन दिनों बहुत सारी आई हुई हैं कि पाचन बढ़ जाएगा. मेरा एक पेशेंट कोई एंजाइम पे था, हाँ जी, बहुत सारी. ग्राइप वाटर पिलाते थे, ग्राइप वाटर पिलाना, तो केवल शुगर पानी है. ग्राइप वाटर पुराने ज़माने में तो अल्कोहल से बनता था, आपको पता है? इट्स द सेम कॉन्सेप्ट एज अफीम. ओके. हाँ, मतलब इफ समवन इज हाई देन दे आर नॉट फीलिंग एनीथिंग. पुराने ज़माने में. नाउ इट्स जस्ट फुल ऑफ शुगर. And most gripe waters are full of sugar, and again because it's a natural laxative, it will make the baby poop, and then the baby will पैकिंग feel भी थोड़ी better. अजीब सी आती है, वो पता नहीं क्या पहले बॉटल में फिर ऊपर से ब्लैक कप होता है. मैंने बहुत पहले के देखा. सो नाउ कमिंग, हमने दवाओं की बात कर ली, और आई थिंक ये भी अगेन बहुत सारी वी आर गोइंग टू नीड यू बैक अगेन, बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम. नाउ poop का कलर, एज ए फादर, वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीनिंग दैट poop. और मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू माय स्टोरी. मुझे हो गया 2 साल, मुझे एक भी दिन कभी पॉटी क्लीन करने में इतनी सी दिक्कत नहीं आई.
बहुत अच्छी बात है. मैंने सिंपल सोचा कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ. Well, you have to see it from the perspective of most fathers who aren't surgeons. एज ए सर्जन आई वाज लाइक कि मैंने जानी है पुरानी पट्टी हटानी है, हटा करके क्लीन करके दूसरी से लगा देनी है. ये मैंने ना कभी सोचा ही नहीं. ये पहली बार सुन रही हूँ. For me it was so simple. Dressing, okay, nice. And then with the perfection you do the dressing, बढ़िया एकदम वैसे. So I have been a perfect person to change the diapers. हाँ, तुम लोगों ने बहुत चीजों के बारे में बात की है, मुझसे कभी डायपर रैश के बारे में नहीं बात. Not हमने एक बार भी नहीं. Not even. अच्छा, इसके लिए मैं नहीं शेयर लूंगा बिकॉज फिर भी हूँ तो बाप ही, थोड़ा तो कैरलेस एटीट्यूड रहता ही है. बट फॉर प्रीत्स बिकॉज शी हैज बीन सो केयरफुल. Sorry, this is going to be in record. That even minor of the minor, हल्का सा भी रैश ना, that people take care. इसको कैसे ऐसे मैनेज करना, मुझे पता ही नहीं था क्या क्या चीजें करनी होती थी. So she is best at it. Now, coming to the frequency, type of poops for the babies, and when to get concerned. तो मैं पहली चीज बताना चाहूँ कि और ये दिस इज आई एम एड्रेसिंग मोस्ट पेरेंट्स हु आरंट सर्जन्स. आपने लाइफ में कभी इतना पूप के बारे में नहीं सोचा होगा. जैसे ही आप पेरेंट बनते हो ऐसी कंसंट्रेशन हो जाती है उस चीज के ऊपर, क्योंकि आपने इतना सारा पूप होने वाला है आपकी लाइफ में ना. कमिंग बैक टू बियॉन्ड जोक्स, एक्चुअली जो शुरू का पूप होता है आपको पता ही है, वो बहुत ब्लैकिश ग्रीनिश टाइप का होता है जिसको बोलते हैं मिकोनियम. And it's important to know because a lot of parents get scared, especially अगर कोई अकेला है, पेरेंट्स नहीं है, ग्रैंड जी 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 बहुत, और इन दिनों तो ऐसा पॉसिबल है. तो जो वो काला काला टाइप का है वो नॉर्मल है. जो मेच्योर वाला मैं बोलूँगी 2-3 हफ्ते में बच्चे ने अच्छे से फीड लेना शुरू करा है, स्पेशली ब्रेस्ट फीड का पूप. एंड नाउ आई वांट टू से दिस ऑन कैमरा, इट इज दिस कलर. ये जो हल्दी सा कलर है, ये कलर है. उसके अंदर भिंडी के दाने टाइप के लगते हैं, ठीक है. और वो हल्का सा रनी होता है. ये नॉर्मल पूप होता है. इसके बीच में एक ट्रांजिशन का फेज आता है जिसमें बच्चा बहुत बार पूप कर रहा होता है दिन में, समटाइम्स इवन अप टू 20 टाइम्स. बच्चा छींक लेता है तो भी पूप करता है. ये भी नॉर्मल है. ये भी बहुत विभिन्न रंगों का होता है. जब तक उस रंग में लाल ना मिला हुआ हो, कुछ घबराने वाली बात नहीं है. जब तक खून नहीं है तब तक कुछ घबराने वाली बात नहीं है. वरना अलग अलग रंग, भांति भांति के टेक्सचर्स और लिक्विड, ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं. So हैं. can kids also, I mean, not kid yet, so they can also get constipated very early, and if it's happening, then when to get worried? जी, ज्यादातर बच्चे तो दिन में 4-5 बार करते हैं, कुछ बच्चे दिन में 20 बार करते हैं, और कुछ बच्चे 5 दिन में 1 बार करते हैं. अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर बच्चा तो कंफर्टेबल है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. कुछ बच्चों को हम लोग बत्ती यानी ग्लिसरीन की सपोजिटरी लिखते हैं अगर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, Because they will feel pain or क्योंकि they will वो cry. उनका गैस बनने लगता है जैसे किसी भी कॉन्स्टिपेटेड इंसान का हो जाता है. शुक्र है ज्यादातर बच्चों में ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता. एंड यूजुअली बस थोड़ा सा एक ग्लिसरीन लगा के वो ठीक हो जाते हैं, और उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती. Now, is it कुछ difference है those kids who are formula fed, they get more constipated versus breastfed? जी, तो ब्रेस्ट फेड वैसे तो मज़ेदार बात ये है छोटे बच्चों की कि दोनों चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग में भी हो सकती हैं, मगर ज़्यादातर बच्चों को जो दिक्कत होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की ऑन फॉर्मूला मिल्क्स, बिकॉज ज़्यादातर फॉर्मूला मिल्क्स आर कॉन्स्टिपेटिंग, एंड ज़्यादातर, नॉट ऑल द टाइम, बट ब्रेस्ट फीडिंग टेंड्स टू बी एसोसिएटेड विद more liquid poops. So that is again, but it's definitely not 100% thing. I know lots of breastfed babies that poop once in 5 days, and again, nothing much to be done about it. Most of the time that was just pass in the first 3-4 months of life, and they'll get into a much more regular schedule. Well, I think it's good. I told you it's going to be a very long conversation. So एक काम करते हैं, आपका बच्चा पैदा हो चुका है, अभी वो खा पी रहा है अच्छे से, उसका पूप सही हो रहा है, and we know how to take care of early few months. Dr. Megha will come back and sit again. और व्यूअर्स जितने सवाल इकट्ठा हो रहे हैं सब डालना शुरू कर दो कमेंट्स में, बिकॉज नेक्स्ट टाइम विल टेक योर ऑल कमेंट्स एंड क्वेश्चंस आल्सो. आई एम गोइंग टू आस्क डॉक्टर मेघा अगेन कि अब इस बच्चे को बड़ा कैसे करें, उसकी बदमाशियां कैसे हैंडल करें, उसके टेंट्रम्स कैसे हैंडल करें, एंड देन हाउ टू टॉक अबाउट फ्यू अदर थिंग्स. अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आपके क्वेश्चंस हैं जो बच्चों में आपने फेस की हैं, या कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप डाल सकते हो इसमें. विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि अभी तो दूध से शुरू किया था, अब उसको खिलाना कैसे शुरू करेंगे, खाने में क्या अच्छा है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आई थॉट वी विल टेक दिस आल्सो पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, बट this also deserves an entire lengthy the podcast itself. So thank you, Dr. Megha. Thanks a lot for coming. Thank you for sharing such a wonderful
moments of and very strong connect which you already have because of my son. Thank you. Thank you so much for having me.